अस्सलामुअलैकुम। इल्मी वे के साथ मैं हूं राना यासिर और आज की इस वीडियो में हम क्लास करने वाले हैं अपनी पहली, जिन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स में एज आ मेडिकल असिस्टेंट अप्लाई किया हुआ है या फीमेल मेडिकल असिस्टेंट उसने अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर FMA आएगा। ठीक है, फीमेल मेडिकल असिस्टेंट हो या मेडिकल असिस्टेंट जो लड़के हैं, बॉयज़ हैं, उन्होंने अप्लाई किया हुआ है, तो उसके बारे में ये पूरी क्लास है। ये हमारी पहली क्लास है जो सब के लिए फ्री होती है। हमारी जो पहली क्लासेस होती हैं वो सब के लिए फ्री होती हैं ताकि उनको मुकम्मल गाइड किया जाए, एक एक क्वेश्चन का जवाब दिया जाए। साथ में यहाँ पर मैं एक पेपर भी सॉल्व करवाऊंगा, जो कि एक क्लास हमारी है लंबी होने वाली है। एक पूरा पेपर जो है मैं यहाँ पर हल करवा दूंगा आपको। उसके बाद अगली क्लासेस अगर आप हमसे लेना चाहें तो हमारी पेड क्लास होती है, उसकी आपको थोड़ी बहुत फ़ीस देनी पड़ेगी। फ़ीस हमारी हैवी नहीं होती, हम जानबूझकर फ़ीस जो है बहुत ही कम फ़ीस रखते हैं ताकि हर गरीब से गरीब बच्चा उसको अफोर्ड कर पाए और अपनी प्रिपरेशन कर पाए। ठीक है, ये बात यहाँ तक है। उसके बाद जितने भी आपके क्वेश्चन है इसके रिटन टेस्ट के हवाले से होंगे, मेडिकल के हवाले से होंगे, इंटरव्यू के हवाले से रिटन टेस्ट कैसा होगा, किस तरह का पेपर आएगा, हमें क्या क्या करना पड़ेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमने लेके जाने हैं, बहुत सारे सवालात आपके दिमाग में घूम रहे होंगे, तो मैं सब कुछ यहाँ पर कवर कर दूंगा आपके सामने। ठीक है, फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन रह जाता है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप वहाँ पर आइए, अपना कोई भी चीज़ जानना चाहते हो मैं आपको फ्री में वहाँ पर गाइड कर दूंगा। कोई भी आपका क्वेश्चन हो टेस्ट के हवाले से हो या कोई और मालूमात आपने लेनी है। और वैसे भी मैं हमेशा कहता हूं कि मेरा व्हाट्सएप नंबर अपने पास सेव करें और अपने नंबर से लाजमी मुझे मैसेज करें व्हाट्सएप पर, ताकि मैं भी आपका नंबर सेव रखूं। उससे फ़ायदा आपको होने वाला है, मुझे किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको फ़ायदा ये होगा, एक तो जो मेरे व्हाट्सएप स्टेटस पर जॉब्स के ऐड लगते हैं वो आपको मिलते रहेंगे, उस मुख्तलिफ जॉब के बारे में आपको पता चलता रहेगा। दूसरा, आप वहाँ पर मुझसे किसी भी जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, कोई आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आ गई है जॉब्स के हवाले से कि सर इस मिड स्लिप का ये मसला आ गया, वो बहुत काफ़ी सारे मसले ऐसे आते रहते हैं, तो वो आप वहाँ पर फ्री में हासिल कर सकते हैं गाइड। इसके अलावा जो इससे रिलेटेड PDF नोट्स बुक्स वगैरह होंगी वो भी मैं आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा और वो भी बिल्कुल फ्री होगी, किसी से किसी किस्म का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। पहली क्लास हमारी फ्री रहेगी, इसमें हम पूरे टेस्ट करेंगे जो कि आपका इंटेलिजेंस टेस्ट भी होगा। उसके बाद जो आपका एकेडमिक पोर्शन है जिसमें इंग्लिश का टेस्ट है, फिजिक्स का है, बायोलॉजी का है, वो भी हम करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो जितनी भी हमारी पहली पहली क्लासेस होंगी वो बिल्कुल फ्री होंगी। तो आपने क्या करना है, हमेशा से मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर लाजिम मुझे मैसेज करना है और मेरा नंबर सेव रखना है ताकि आपका नंबर मैं भी सेव रखूँ। अपने अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। ये क्लास हमारी थोड़ी सी लंबी होने वाली है, इसलिए आपने इसको गौर से देखना है। इसमें मैं आपको एक एक चीज़ गाइड करूँगा कि आपके कौन कौन से स्टेप होंगे इस टेस्ट के अंदर और प्रिपरेशन आपने कहाँ से करनी है। मैं दोनों तरीके आपको बता दूंगा, फ्री वाला तरीका भी बता दूंगा। ठीक है, जो बच्चे नहीं लेना चाहते मुझसे क्लास पेड वाली तो कोई मसला नहीं है, मैं उसको फ्री वाला तरीका भी अच्छे से बता दूंगा, वो खुद से भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, किसी पर किसी किस्म की कोई फोर्स नहीं है। दूसरा तरीका मैं आपको बता दूंगा पेड वाला कि आपने हमारी क्लासेस कैसे ज्वाइन करनी है। ये हमारी ऑनलाइन क्लास होती हैं, हमारे एंड्रॉयड ऐप के थ्रू होती हैं और हमारी वेबसाइट पर भी होती हैं। लेकिन फ्री वालों के लिए भी हमारे वेबसाइट पर कंटेंट मौजूद रहता है, वो भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं वहाँ पर। ये आगे मैं आपको एक एक चीज़ बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये सीट कौन सी है। ये सीट हैं जी पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर, जो कि मैट्रिक बेस पर आती हैं, मेडिकल असिस्टेंट की पोस्ट होती हैं। ठीक है, इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकती होती हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि फ़ीमेल के लिए सीटें जो होती हैं वो नहीं आती हैं और मेल्स के लिए आ जाती हैं, और कभी कभी मेल्स के लिए सीटें नहीं आती और फीमेल के लिए आ जाती है। ये चेंज होता रहता है। ठीक है, दोनों की सीटें अलग अलग भी होती हैं, कभी कभी एक साथ भी आ जाती हैं। तो मेल और फीमेल दोनों का टेस्ट जो रहता है वो बिल्कुल सेम रहता है, ये पोस्ट भी बिल्कुल सेम है और इनका काम भी सेम ही होता है। इनका काम बेसिकली मेडिकल से रिलेटेड होता है, जो कि एयरफोर्स के हॉस्पिटल्स वगैरह हैं या उनके कोई और ऑफिसेज हैं जहाँ पर ये क्या करते हैं, मेडिकल असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं। मेडिकल जो काम होगा उनका हॉस्पिटल्स होंगे उसमें ये क्या करते हैं, काम करती हैं। जैसे कि आप डिस्पेंसर वगैरह काउंट कर लें या नर्स वगैरह घूमती हैं, वो वैसा ही होता है। ठीक है, सेम टू सेम। ये है, आपने जब आपने इस पर अप्लाई कर लिया है तो आपको एक स्लिप मिली हुई है। ठीक है, आपके 3 टेस्ट होंगे, याद रखना है आपने। पहला आपका जो स्टेप होगा वो होगा इनिशियल मेडिकल का। ठीक है, इनिशियल मेडिकल, और फिर होगा आपका रिटर्न जो होगा ये कंप्यूटर पर होगा। ये मैं आगे आपको समझाता हूँ एक एक चीज़ के रिटर्न कौन कौन से टेस्ट होंगे और किस तरह का कंप्यूटर पर होता है। किसी को कंप्यूटर चलाना नहीं आता तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं आगे आपको समझा रहा हूँ कि आपने कैसे वहाँ पर उसको हल करना है। बहुत ही ईजी होता है, कंप्यूटर आपसे कोई चलवाएंगे नहीं, जस्ट पेपर कंप्यूटर पर होता है। ठीक है, उसके बाद अपना इंटरव्यूज़ उसके होते हैं। ठीक है जी,
अब जो है ना, यहाँ पर अहम बातें आपने याद रखनी है कि मेडिकल और जो रिटर्न है ये इनिशियल मेडिकल होता है, हमारा इनिशियल मेडिकल ये शुरुआती होता है, ये बेसिक सा होता है, ये 5-10 मिनट की गेम होती है, ठीक है। इनिशियल मेडिकल रिटर्न आपका एक ही दिन में होता है, पहले आपका ये होगा, उसी टाइम ही आपका ये हो जाएगा, ठीक है। आगे हम इसको डिस्कस करते हैं। आ जाएंगे। सबसे पहले जो है ना, आपको इस तरह की एक स्लिप मिली होगी, इस स्लिप को समझना बहुत ज़रूरी है। फिर बहुत से बच्चे ऐसी मिस्टेक करते हैं और फिर वो जब एग्ज़ाम सेंटर में गए हुए होते हैं फिर उनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, वो अपने डॉक्यूमेंट साथ नहीं लेके जाते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ पर इससे रिलेटेड होंगे। इस तरह की आपको एक स्लिप निकल गई होगी, ठीक है, ये आपको नज़र आ रही है। यहाँ पर आपका नाम लिखा हुआ है, ठीक है, कैंडिडेट नेम लिखा होता है, उसके बाद आपकी पोस्ट लिखी होती है सेकंड नंबर पर। और मैं इसको ज़रा आगे करते आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ये यहाँ पर मैंने नाम वगैरह अपना ख़त्म किया क्योंकि ये किसी बच्चे की पोजीशन अपना स्लिप है, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर देख सकते हैं आपका यहाँ पर एक नाम लिखा होता है, ठीक है, ये आपका नाम बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, जो आपने अप्लाई किया उसमें आ जाएगा। इसी तरह से आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर तो जो कि यहाँ पर लिखा हुआ होता है, ठीक है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ होता है। उसके बाद यहाँ पर आपकी ब्रांच लिखी होती है कि आपने किस पोस्ट पर अप्लाई किया हुआ है, जैसा कि इसने किया हुआ है मेडिकल असिस्टेंट पे, आपके पास भी ऐसा ही लिखा हुआ होगा, ठीक है। क्वालिफिकेशन आपकी मैट्रिक है, इससे ऊपर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो इतनी काफ़ी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मेल हो या फीमेल यहाँ पर मेंशन होता है हर चीज़, यहाँ पर मैरिड अनमैरिड मेंशन। यहाँ पर जो अहम चीज़ याद कर देखने की है वो ये है कि आपकी टेस्ट डेट कौन सी है और आपका टेस्ट वेन्यू कौन सा है, आपका टेस्ट टाइम कौन सा है, कहाँ पर आपका टेस्ट होगा। सबसे अहम चीज़ यहाँ पर क्या है, टेस्ट डेट आपने देखनी, ये है टेस्ट डेट 13 फरवरी 2026 को लिखी हुई है यहाँ पर, ठीक है। ये क्या लिखी हुई है, 13 फरवरी लिखी हुई है, तो ये हमारी क्या बन जाएगी, टेस्ट डेट बन जाएगी। 13 फरवरी को यहाँ पर क्या है, इसकी टेस्ट डेट है लड़के की, ठीक है, 2026, ठीक है। अब हर किसी की टेस्ट डेट सेम नहीं होती, ठीक है, ये बैच वाइज टेस्ट होते हैं। किसी की टेस्ट डेट 14 को हो सकती है, किसी की 15 को हो सकती है, किसी की 17 को हो सकती है। ये बैच वाइज सिस्टम होता है, ये अलग अलग दिनों में बुलाते हैं। जाहिर सी बात है सारे बच्चों को एक साथ तो नहीं बुला सकते ना, इतना ज़्यादा वहाँ पर रूम्स भी नहीं होते, इतने ज़्यादा कंप्यूटर भी अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि ये टेस्ट कंप्यूटर पर होता है, इसीलिए वो 200 300 400 बच्चा डेली बेसिस पर बुलाते रहते हैं। इस तरह से हो सकता है कि आपकी टेस्ट डेट 13 को हो और आपके दोस्त वगैरह हो तो उसकी टेस्ट डेट 15 को हो, 18 को हो, तो ये एक महीना टेस्ट चलते रहते हैं, ठीक है। नंबर 1, इसी डेट पर आपने जाना है, इस टेस्ट डेट को मिस नहीं करना आपने, ठीक है, जो डेट लिखी हुई है इस पर आपने चले जाना है। उसके बाद है टेस्ट टाइम, यहाँ पर आपका टेस्ट टाइम भी मेंशन होगा कि 9:15 बजे है, 8:15 बजे है, 8:20 पर है, 8:30 पर है, जो भी टाइम होगा आपका यहाँ पर मेंशन होगा। तो आपने उससे आधा घंटा कम से कम पहले चले जाना, या 1 घंटा मैं तो कहता हूँ चला जाएगा और पहले, तो फिर आप वहाँ पर आराम से पहुँच जाना, वहाँ पर जो भी आपका वहाँ पर सेंटर आपने सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपने दिमाग में रखनी है, आपकी टेस्ट डेट कौन सी है और आपका टेस्ट टाइम कौन सा है, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है, कुछ बच्चे पढ़ते नहीं है, फिर बाद में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है उनको। यहाँ पर लिखा हुआ है, यू आर रिक्वायर्ड टू रीच द सिलेक्शन सेंटर एट लीस्ट 30 मिनट्स, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि वो आपने सेंटर पर पहुंचना है तकरीबन 30 मिनट पहले, कम से कम वो क्या कह रहे हैं, आपने 30 मिनट पहले सेंटर पर पहुंचना ही पहुंचना है। उसके बाद है जी, इट इज़ मैंडेटरी टू ब्रिंग दीज प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन स्लिप अलॉन्ग विद फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। वो कह रहे हैं कि ये लाजमी है, ये जो स्लिप आपको उन्होंने दी हुई है, ये आपकी जो टेस्ट की स्लिप है, इसका आपने प्रिंट निकलवाना है, ये लाजमी लेके आनी है। उसके साथ साथ आपने ये डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करने हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे यहाँ पर, ओरिजिनल CNIC, आपका जो ओरिजिनल ID कार्ड है नादरा की तरफ से, वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ID कार्ड किसी का नहीं बना हुआ तो उसके पास स्मार्ट कार्ड होना चाहिए, ठीक है, याद रखना चाहिए। स्मार्ट CNIC लाजमी है इसके लिए, इसके बगैर आपको वो पेपर देने नहीं देंगे। अगर किसी का स्मार्ट कार्ड नहीं है तो बे फॉर्म उठा के नहीं लेके जाना। बे फॉर्म किसी का बना हुआ है तो वो क्या करेगा, अपना स्मार्ट कार्ड अप्लाई करे, ठीक है। स्मार्ट कार्ड बन जाता है, 18 साल से कम उम्र के बच्चों का भी स्मार्ट कार्ड बन जाता है, ठीक है। तो बे फॉर्म की जगह पे आपने क्या करना है, अपना स्मार्ट कार्ड बनवाना है। अगर आपकी टेस्ट डेट आ चुकी है, फॉर एग्जाम्पल
और आप चाह रहे हैं कि सर अब तो है ना टेस्ट डेट हमारी करीब है, तो अब हम कहाँ से बनवाइए अपना स्मार्ट कार्ड, और ये जो है ना इसका CNIC जो है स्मार्ट CNIC हम कहाँ से बने, अब तो हमारी टेस्ट की डेट आ गई, इतनी जल्दी तो नहीं बनता है। तो यहाँ पर मेंशन है कि नादरा का अगर आपके पास टोकन स्लिप है ना तो वो आप लेते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अगर आपके पास आपका बे फॉर्म बना हुआ है, बी फॉर्म बना हुआ है, तो बे फॉर्म की आपके क्या करना है, ये लेके चल जाना है नादरा के ऑफिस में। नादरा में जाके आपने अप्लाई करना है, उनको कहना है कि हमने स्मार्ट CNIC बनाना, अपना स्मार्ट ID कार्ड बनवाना है, ठीक है। तो वो स्मार्ट कार्ड आपका बना के देंगे और वो आपको एक टोकन देंगे। तो आपने क्या करना है, वो टोकन उठा लेना है और अपना बे फॉर्म उठा लेना है, वो लेके जाएंगे तो वो भी एक्सेप्टेबल है एयरफोर्स के अंदर, अगर आप अभी अप्लाई कर रहे हैं। अगर किसी का ऑलरेडी बना हुआ है तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन बे फॉर्म के साथ आपको वो टेस्ट देने नहीं देंगे। बे फॉर्म में के साथ एक सूरत में देने दे सकते हैं, अगर आपने जो है ना टोकन लिया हुआ है नादरा से स्मार्ट कार्ड का, तब वो आपको देने देंगे, बेशक आपके पास कार्ड ना आया हुआ, कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद है जी, ये आपका अपना होना चाहिए, ठीक है। एंड अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ फादर एंड मदर CNIC। उसके बाद आपके पास जो है अटेस्टेड फोटो कॉपी होनी चाहिए आपके अब्बू के ID कार्ड की और आपकी अम्मी जान की, ठीक है। अम्मी और आपके अब्बू जो है उनके पास, उनकी जो है आपने अटेस्ट करवा लेना। अटेस्ट कहाँ से करवाते हैं, किसी स्कूल में जा सकते हो आप, आपके जो टीचर्स वगैरह होते हैं, गवर्नमेंट टीचर होते हैं, वो भी अटेस्ट कर सकते हैं, और भी ऑफिसर्स होते हैं जो अटेस्ट कर सकते हैं। 16 ग्रेड से ऊपर वाले जितने भी ऑफिसर हैं वो सारे इसको अटेस्ट कर सकते हैं। डॉक्टर से भी आप करवा सकते हो, उसके ऊपर वो स्टैम्प लगा के मोहर लगा के देंगे, ठीक है, मोहर लगा के और साइन कर देंगे, वो अटेस्टेड फोटो कॉपी, ठीक है। सिंपल नहीं लेके जानी, आपने अटेस्टेड लेके जानी है। उसके बाद है जी, ऑल ओरिजिनल एजुकेशन सर्टिफिकेट, डिग्रीज इंक्लूडिंग डिटेल मार्कशीट, सनद एंड ट्रांसक्रिप्ट। तो वो कह रहे हैं कि आपने जितनी भी एजुकेशन की हुई है, आपकी जितनी भी एजुकेशन है, वो आपने क्या करना है, उसके ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाने, आपने उसके ओरिजिनल लेके जाने हैं, ठीक है। ओरिजिनल लेके जाने सारे के सारे। उसमें आपकी मार्कशीट मतलब आपका रिजल्ट कार्ड हो सकता है, अगर किसी की सनद है तो सनद भी लेके जाए लाजमी, अगर किसी ने सनद नहीं निकलवाई हुई, उसकी अगर सनद की डेट हो चुकी है तो वो लाजमी लेके जाएगा। उसके बाद ट्रांसक्रिप्ट्स जो है, ये आपका मतलब ये भी रिजल्ट कार्ड ही होता है, ठीक है। तो जितनी भी आपने एजुकेशन की हुई है, मैट्रिक की हुई है या FSC की हुई है, तो आपने मैट्रिक से लेकर FSC तक अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और सारे ओरिजिनल लेके जाने हैं, और साथ में डोमिसाइल भी लेके जाना है ओरिजिनल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ है, 2 फ्रेश पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। आपके पास 2 जो हैं पासपोर्ट साइज की क्या होनी चाहिए, फोटोग्राफ्स होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर वैसे डोमिसाइल डिमांड नहीं किया गया है, लेकिन मैं खुद से कह रहा हूँ, आप उसको लेके जाना, फिर बाद में वो इतराज़ करते हैं। अगर आपका डोमिसाइल बना हुआ है, नहीं बना हुआ तो कोई मसला नहीं है, आप जा सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं बिना डोमिसाइल के भी। लेकिन ओरिजिनल जो है ना आपकी डिग्री, वो सनद वगैरह आपने लाजमी लेके जानी है, जो भी आपका रिजल्ट कार्ड हो। अच्छा, यहाँ पर जो है ना आपके पास पासपोर्ट साइज़ की 2 फोटोग्राफ्स, आपने 2 फोटो बनवा लेनी है अपनी, ठीक है, जो कि ब्लू बैकग्राउंड के साथ भी होती हैं और वाइट बैकग्राउंड के साथ, दोनों के साथ एक्सेप्टेबल होती हैं, वो आपने बनवा लेनी है। तो ये आपने लाजमी लेके जानी है, 2 अपनी फ़ोटोग्राफ लेके जानी है, और फ्रेश हो तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़, कुछ और चीज़ें मेंशन है कि कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स वगैरह वहाँ पर जो है ना वो नहीं है। इसी तरह से आपने जो है ना बॉल पॉइंट्स भी फैंसी आप नहीं लेके आ सकते। कैंडिडेट्स विल गो अंडरगो फिजिकल टेस्ट। तो पहला स्टेप यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि कैंडिडेट जो है पहले फिजिकल टेस्ट वो देंगे, ठीक है। फिजिकल टेस्ट देने के बाद, जिसे हम क्या कहते हैं, इनिशियल मेडिकल भी कहते हैं। ये परेशान नहीं होना, मैं समझाता हूँ आपको कि ये क्या चीज़ है। इनिशियल मेडिकल भी से हम कहते हैं और फिजिकल भी कहते हैं। तो कैंडिडेट्स जो है सबसे पहले क्या देंगे, फिजिकल टेस्ट देंगे। अब क्या बात समझ आई है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स उठा लिए, ये स्लिप का प्रिंट निकलवा लिया और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी ले ली, वो लेके आप चले गए सेंटर में। सेंटर में आप जाएंगे, आपको एंट्री दी जाएगी। वहाँ पर एंट्री देने के बाद सबसे पहले वो आपको आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो चेक करेंगे, और उसकी थोड़ी बहुत फ़ीस भी होती है, 200-250 रुपये फ़ीस होती है। आप वो भी लेके चले जाना, बेहतर है आप 400-500 जेब में रखा करो, आपके काम आएंगे वहाँ पर, ठीक है। अच्छा, कम से कम इतना रखा करो साथ में सेंटर में। वैसे भी आपके साथ अगर कोई अवेलेबल है तो वो बाहर ठहरा रहेगा, तो आप उससे भी रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ आपको समझ आ गई होंगी मेरी, ठीक है। अब ये चीज़ आपने डॉक्यूमेंट्स ले लिए, स्लिप ले ली और पैसे ले लिए, पहले आपके क्या होंगे, डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे। डॉक्यूमेंट्स चेक होने के बाद आपका फिजिकल होगा। फिजिकल में क्या होता है, आपकी हाइट चेक की जाएगी और आपकी जो आंखें हैं, आई साइट है, वो चेक की जाएगी। मैं आगे समझाता हूँ वो कैसे होती हैं चेक, ठीक है। वो होने के बाद फिर ये आपका जब फिजिकल टेस्ट पास हो जाएगा, मतलब वो उसी टाइम ही हो जाता है, ठीक है। ये किसी की हाइट वगैरह कम होती है तो वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं, वो अगला टेस्ट नहीं दे सकता।
जिनकी हाइट वगैरह ठीक है, जिनकी आई साइट भी ठीक हो जाएगी, 6/6 होनी चाहिए, वो क्लियर हो जाएगी, उसी टाइम आपको वो 10 से 15 मिनट के बाद कहेंगे कि आ जाएं जी आपका रिटर्न टेस्ट है। वहीं पर ही रिटर्न टेस्ट होगा। उसके बाद लिखा फॉलोइंग टेस्ट विल बी कंडक्टेड। हर किसी की जो पोस्ट होती है उसके रिटर्न टेस्ट मेंशन होते हैं उसी के स्लिप के ऊपर। जैसा कि एरो ट्रेड्स है उनके अपने टेस्ट मेंशन होंगे, इस तरह से एमटीडी के अपने हैं और असिस्टेंट वालों के अपने हैं। जैसे कि मेडिकल असिस्टेंट के 4 टेस्ट फिर आपसे लिए जाएंगे। वो कौन कौन से होंगे? पहला जो पेपर होगा वो होगा इंटेलिजेंस टेस्ट का, दूसरा होगा इंग्लिश का, तीसरा फिजिक्स का और चौथा बायोलॉजी का। ठीक है, ये सारे पेपर जो हैं कंप्यूटर पर होते हैं, कंप्यूटर पर ही होते हैं। मज़े की बात यह है कि उसी टाइम ही रिज़ल्ट आ जाता है। अगर आपने इंटेलिजेंस टेस्ट, सबसे पहले आपको जो कंप्यूटर पर शो होगा वो होगा इंटेलिजेंस टेस्ट, जो कि 100 MCQs पर मुश्तमिल होता है। इसका टाइम 45 मिनट होता है। ये जो है, अगर आपने ये टेस्ट फेल कर दिया, फॉर एग्जांपल फेल कर दिया, तो आपको अगला टेस्ट शो नहीं होगा। अगर अगला टेस्ट शो नहीं होगा इसका मतलब है आपका जो सफ़र है मेडिकल असिस्टेंट की पोस्ट पर वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। ये नेक्स्ट पेपर उस सूरत में आपको शो होगा इंग्लिश का, अगर आप इंटेलिजेंस टेस्ट है इसको आप पास कर लेते हैं। अगर आप इसको पास नहीं करेंगे तो आपको इंग्लिश का पेपर शो नहीं होगा। ठीक है, ये पहला टेस्ट पास करना लाजमी है। दूसरा हमारे पास इंग्लिश होता है, ये भी 50 MCQs होते हैं। अगर आपने इसको पास कर लिया तब आपको तीसरा पेपर शो होगा, वरना तीसरा शो नहीं होगा, वहाँ से भी आप रिजेक्ट। अगर आपने फिजिक्स को भी पास कर लिया फिर आपको 4th पेपर शो होगा, बायोलॉजी। अगर इनमें से कोई भी आप पेपर फेल करते हैं, शुरू वाले पहले 3, तो आपको नेक्स्ट पेपर शो ही नहीं होंगे और आपको वहीं से ही फेल कंसीडर किया जाएगा और आपको वहीं से घर भेज दिया जाएगा। ये नोट याद रखना है आपने। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है इंटेलिजेंस टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सबसे पहले भी होता है और इसमें टाइम कम दिया जाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपने प्रॉपर रेगुलर क्लासेस लेनी है। हम इसको करते हैं आगे जाके। ये बातें आपको मेरी जो समझ आ गई होंगी। फिर भी किसी को कोई इशू हो इससे मामले से के साथ, डॉक्यूमेंट्स कैसे लेके जाने हैं, किस टाइम पे जाना है, कौन सा हमारा सेंटर है, तो वो व्हाट्सएप पर आके मुझसे पूछ लेगा, मैं उसको वहाँ पर गाइड कर दूंगा। नेक्स्ट चलते हैं जी। मैंने आपको बताया था कि आपके डॉक्यूमेंट्स जब चेक हो जाएंगे, वहाँ पर उनके स्टैम्प वगैरह लग जाएंगे, उसके बाद फिर आपसे ले जाएगा फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट में क्या होता है? बेसिकली वो इनिशियल मेडिकल होता है। फिजिकल टेस्ट में क्या होगा, आपकी सबसे पहले हाइट चेक की जाएगी। इस तरह से आपको ठहरा दिया जाएगा और कहा जाएगा, आपको जहाँ नीचे ठहरा दिया जाएगा, आपके शूज़ वगैरह यहाँ से निकाल लिए जाएंगे इस तरह से। ठीक है, शूज़ वगैरह निकाल के आपको मेल हो या फीमेल यहाँ पे ठहरा दिया जाएगा और यहाँ पर उनका बंदा ठहरा हुआ होगा, वो आपकी हाइट करेगा कि आपकी कितनी हाइट बनती है। जो भी रिक्वायर्ड हाइट है ऐड पर मेंशन है कि मेडिकल असिस्टेंट के लिए कितनी हाइट है। बेसिकली ये होती है 163 सेंटीमीटर से लेकर आगे। फिर बॉयज़ के लिए अलग होती है, गर्ल्स के लिए अलग होती है। इनके लिए थोड़ी सी कम होती है गर्ल्स के लिए और बॉयज़ के लिए ज़्यादा होती है। इस तरह से आपको ठहरा देंगे। ठीक है जी, ये आपकी हो जाएगी सबसे नंबर 1 पर क्या हो जाएगी, आपकी हाइट चेक हो जाएगी। हाइट चेक होने के बाद अगर आपकी ये हाइट ठीक है तो फिर आपको क्या कर देंगे, नेक्स्ट भेज देंगे वो वहाँ पर आपकी आई साइट चेक होंगी। वहाँ पर उनका डॉक्टर अवेलेबल होगा, एयरफोर्स वालों का, गवर्नमेंट मुलाजिम ही होता है ये भी। तो डॉक्टर साहब क्या करेंगे, आपको ऐसे बिठा देंगे सामने और आपके सामने लगा हुआ होगा बोर्ड। इस तरह से आपको बिठा दिया जाएगा और सामने आपके इस तरह से बोर्ड लगा होगा जिसके ऊपर अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए होंगे, बड़े हरूफ, फिर छोटे, उससे फिर ये साइज़ छोटा होता हुआ। तो वो आपको डॉक्टर साहब कहेंगे कि पढ़ो जी, ये वाली लाइन पढ़ो, ये पढ़ो, ये ऐसे पढ़ो या ऐसे पढ़ो। तो होता कैसे है, बेसिकली जब आप सामने बैठे हुए थे तो आपको कहा जाएगा कि आपने एक आंख पे अपना हाथ रख लेना है। आपने ऐसे एक आंख पे हाथ रखना होगा। फिर आपसे जो ना डॉक्टर साहब कहेगा कि आप ये वाली लाइन पढ़े, तो आपने ऐसे ही करके एक आंख से पढ़ना है। ठीक है, इसी तरह से आपका दूसरी आंख का भी टेस्ट सेम टू सेम होगा। इस आंख पे आप हाथ रखेंगे तो इस आंख का टेस्ट होगा। तो वो आपसे इस तरह से पढ़वाएंगे कि ये अल्फ़ाबेट्स आपने पढ़ने हैं, ये पढ़ने हैं, ये पढ़ने हैं, ये पढ़ने हैं। तो जो वो आपको कहता है आप सिंपली पढ़ते आएँ कि सर ये BC लिखा हुआ है, Z लिखा हुआ है, P लिखा हुआ है, Z लिखा हुआ है। इसी तरह से आपका एक टेस्ट हो जाएगा जिसे हम आई साइट चेकअप कहते हैं। ठीक है, ये कोई मशीनों वाला टेस्ट नहीं होता, ना ही कोई केमिकल दिया जाता, सिर्फ आपसे नंबर्स पर पढ़ाए जाते हैं। इसी से पता चल जाता है कि किसकी आई साइट ख़राब है, किसी की आई साइट ठीक है। और यहाँ पर जो है ना नेसेसरी है, लाजमी है कि आपकी आई साइट 6/6 का होना लाजमी है। अगर किसी बच्चे को चश्मा लगा हुआ है, ऐनक लगी हुई है, ग्लासेस लगी हुई हैं, आई साइट उसकी वीक है, तो फिर भी चश्मे के साथ भी अलाउड है कि 6/6 अगर उसकी हो तो उसको इस पोस्ट पर ले लिया जाता है।
6/6 क्या होती है, ये जो छोटे नंबर्स आपको नज़र आ रहे हैं ना यहाँ पर, ये होते हैं यहाँ पर, अगर ये आपको 6 फीट की दूरी से सही नज़र आ जाएं 6 नंबर वाले, तो ये जो होते हैं ये हमें 6/6 इनको हम कहते हैं छोटे नंबर्स को, ठीक है। तो ये वहाँ पर आपको मेंशन होंगे, वो अगर आपकी ग्लासेस के साथ भी हो जाती हैं तब भी आपको पास कंसिडर किया जाएगा। तो ये हो गया आपका सिंपल सा आई साइट चेकअप। नेक्स्ट चलते हैं। ये जब आपका हो जाएगा फिर आपको ले जाया जाएगा एक और रूम में जिसका नाम है भूत रूम। भूत रूम नहीं, ठीक है, पढ़ने वाला रूम, मतलब जहाँ पर आपका टेस्ट होगा, जहाँ पर कंप्यूटर्स रखे होंगे और कंप्यूटर पर आपका क्या होगा, टेस्ट। अब कंप्यूटर का नाम सुनकर सबसे पहले मैट्रिक पास वाले बच्चे घबरा जाते हैं कि हमने तो कभी कंप्यूटर चलाया ही नहीं है, हमने तो कभी कंप्यूटर देखा ही नहीं है, तो सर हम कैसे करेंगे। और जब फेल हो जाते हैं फिर बाद में बहाना बनाते हैं कि जी पेपर कंप्यूटर पर था, वो कंप्यूटर हमें चलाना नहीं आता। तो ये बहाना आपने नहीं बनाना। मैं यहाँ पर आपको तरीका बता रहा हूँ, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपने वहाँ पर कोई बड़ी फाइलें नहीं बनाई, नहीं, जस्ट वहाँ पर आपने MCQs करनी है। वो कैसे होता है, मैं टेस्ट के बारे में आपको बताता हूँ। कंप्यूटर पर इस तरह से टेस्ट शो होता है, आपके सामने इस तरह से कंप्यूटर रखा हुआ होगा और साथ में आपके साथ जो है ना एक छोटा सा वाइट बोर्ड भी दिया हुआ होगा। तो आप जो बोर्ड मार्कर होती है, वाइट बोर्ड जो मार्कर होती है वो भी आप साथ में लेके जा सकते हैं, ठीक है। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपका जो रफ़ अमल होगा ना, जो नीचे होता है छोटा सा वाइट बोर्ड होता है एक, वो जो अपनी कुर्सी होगी आपकी या बेंच होगी उसके साथ वो अटैच होता है, आप वहाँ पर रफ़ अमल कर सकते हैं। और रफ़ अमल हमें ज़रूरत भी पड़ता है क्योंकि इसमें मैथ के सवालात भी आते हैं, कैलकुलेशंस आती हैं, इसलिए हमें वहाँ पर बहुत ही अहम ज़रूरत पड़ता है रफ़ अमल के लिए। वो आपने लाजमी लेके जाने हैं। नान जो हमारी बोर्ड मार्कर होती है ना, वो वाले लेके जाने हैं आपने, जिनको हम बाद में मिटा भी सकते हैं, डस्टर भी वहाँ पे अवेलेबल होता है। अच्छा, इस तरह का आपके पास कंप्यूटर का पेपर शो हो जाएगा। आपका सीरियल नंबर जैसे ही इंटर होगा आपके पेपर का टाइम शुरू हो जाएगा, ठीक है। पेपर का टाइम शुरू होते ही आपको यहाँ पर टाइम रिमेनिंग का एक ऑप्शन होगा, वो शो हो जाएगा, ठीक है। एक एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपका टाइम शुरू हो जाएगा। ये इंटेलिजेंस टेस्ट जो होता है ये 45 मिनट का होता है, मैं 45 मिनट की मिसाल ले रहा हूँ, ठीक है। 45 मिनट का ये होता है इंटेलिजेंस टेस्ट। तो इस तरह से आपको क्या हो जाएगा, एक पेपर स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पर आपका टाइम मेंशन हो जाएगा कि आपके अब इतने टाइम रह चुका है, क्योंकि जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपका टाइम कम होना शुरू हो जाएगा। तो जितना टाइम आपका रहेगा वो यहाँ पर आपको शो होता रहेगा। इसको आपने ज़्यादा फोकस नहीं करना, लास्ट में करना, कभी आप टाइम देख देख के घबराते रहो और आप पेपर को फिर छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी शो हो जाएगा, जो होगा वो आपको वहाँ पर बता देंगे। अच्छा, ये चीज़ें जो बता रहा हूँ मैं आपको, ये बताने के लिए वहाँ पर बंदा अवेलेबल होता है उनका। सबसे पहले आपको ये नहीं है कि डायरेक्ट कंप्यूटर पर बिठा देंगे, सबसे पहले आपको एक और रूम में लेके जाया जाएगा, वहाँ पर आपको समझाया जाएगा, सिखाया जाएगा कि आपने कैसे एंट्री करनी है, कैसे आपने क्लिक करना है। जो चीज़ें मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ वो आपको कंप्यूटर पर समझाएगा ओरिजिनली, ठीक है। तो वो भी आपको समझा देगा, लेकिन मैं आपको ऑलरेडी समझा रहा हूँ ताकि आपको पहले से कुछ नॉलेज हो तो आप कंफ्यूज ना हो। अच्छा, यहाँ पर इसी तरह से यहाँ पर आपको जो ये वाला पोर्शन है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन शो होंगे, जो भी सवाल होगा ना, जो भी क्वेश्चन होगा अपना, वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। जैसा कि कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूरा शो हो जाएगा, जैसा कि पीपल अटेंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बिकॉज, यहाँ पर एक क्वेश्चन है पूरा। तो ये वाला एरिया क्या होगा, क्वेश्चन शो होगा। नीचे जो है यहाँ पर आपको ऑप्शन शो होंगे। ये सवाल है हमारा, यहाँ पर हमने लगाना है कि कौन सा हमारा ऑप्शन ठीक है। ये MCQs बेस पेपर होता है, इसमें सिर्फ MCQs ही होती हैं और कुछ नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन शो हो जाएंगे, जैसा कि ये A है, B है, C है, D है, जो भी आपको ठीक लगे सिर्फ क्या करना है, माउस पकड़ के लेके जाना है, यहाँ पर आके उसको क्लिक कर देना, कोई मुश्किल साइंस नहीं है। तो राइट क्लिक होगा, वो आपने उस पर यहाँ पर आके क्लिक कर देना। जैसा कि आपको लगता है कि ये मेरा C जवाब ठीक है, यहाँ पर क्लिक करने का ऑप्शन बना हुआ होगा, यहाँ पर आएंगे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो क्लिक भी हो जाएगा, ऐसे गोल धारा फिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये है सिंपल सा मेथड। इसी तरह से नीचे कुछ और ऑप्शन है जो आपके काम आ सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपको ये सवाल कर लिया है तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन ओपन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये 4 बटन दिए गए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। ये जो 4 बटन आपको नज़र आ रहे हैं, मैं थोड़ा सा इधर करता हूँ इसको, ये 4 बटन है यहाँ पर, ठीक है। ये बेसिकली वही वाले हैं जो आपके मोबाइल में भी होते हैं, आगे बीच करने का, गाने वगैरह आप देखते होंगे, मूवीज़ देखते होंगे, उसको आगे करने का होता है, एक ये होता है बैक करने का, ठीक है। ये होता है फॉरवर्ड करने का, ये होता है बैक करने का। इससे हम मज़ीद फॉरवर्ड जा सकते हैं, इससे हम आखिर वाले में जा सकते हैं। इसी से हम क्वेश्चन चेंज करेंगे, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा नेक्स्ट, और बाज़ वक़्त क्या होता है, क्लिक करने के बाद भी खुद ब खुद भी क्वेश्चन आ जाता है, तो इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना आपने। यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा,
यहाँ पर है नेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, प्रीवियस भी लिखा हुआ है, और ये है फर्स्ट और ये है लास्ट। तो ये 4 बटन किस काम के होते हैं? नेक्स्ट अगर आपने एमसीक्यूज खोलनी है तो आपने इस पर क्लिक करना होगा। प्रीवियस पिछली एमसीक्यूज देखनी है, आपको लगता है कि यार मेरी पिछली एमसीक्यूज ठीक नहीं थी या उसका जवाब कोई और होना चाहिए, तो आप जवाब भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन होता है, ठीक है। आप एक बार 2 से 3 बार आप यहाँ पर आंसर लगा सकते हैं, इसमें कोई रुकावट नहीं होती। आपने एक बार क्लिक किया, आपको लगता है कि यार ये ठीक नहीं है, तो आप इस पर क्लिक कर दें। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर आप ये पेपर पर होता ना, तो पेपर पर आप ऐसा ना कर पाते, आपने एक बार फिल कर लिया होता तो आप ज़ाहिर सी बात है 2 बार अप्लाई करते तो वो आपका गलत हो जाए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर आपको फ़ायदा ये है कि आपने एक आंसर आपको लगता है कि मुझे ठीक नहीं लगा, तो आप उस पर क्लिक कर दें। यहाँ पर कर देंगे तो यहाँ से निशान खुद ब खुद हट जाएगा, तो ये एक अच्छी चीज़ है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ से आप अपना फ्रंट, अपना लास्ट की तरफ जा सकते हैं, शुरू की तरफ भी जा सकते हैं। यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी होती हैं। अगर आप किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन की तरफ जाना चाहते हैं, जैसा कि ये 100 MCQs का पेपर होगा, आप चाहते हैं कि मैं 50वां MCQs खोलूँ जो मुझे रह गया था, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे MCQs शो हो जाएंगे, आप डायरेक्ट 50वें MCQs पर भी जा सकते हैं। वैसे ये इतना काम आएगा नहीं बेसिकली आपका, ठीक है। सो आपका ज़्यादातर काम वाला पोर्शन यही वाली आएगा, यहाँ से आपने क्लिक करना है और अपने टाइम को सेव करना है। ये है हमारा कंप्यूटर पर करने का तरीका। अब आ जाएं कि सर पेपर किस तरह के होंगे, कौन कौन से पेपर होंगे, MCQs कहाँ से आएंगी, कहाँ से हम इसको रेडी करें, कहाँ से हम इसको तैयार करें। तो याद रखो कि आपका जो टेस्ट है वो होंगे 4 पेपर आपके होंगे। पहला होगा इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, आप इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में जानते ही नहीं होगे, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में कभी नहीं रहा। आपने मैट्रिक के अंदर या FSC के अंदर इंटेलिजेंस टेस्ट नाम का कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ा हुआ। आपने इंग्लिश पढ़ी हुई है, फिजिक्स पढ़ी हुई है, बायोलॉजी भी पढ़ी हुई है, लेकिन ये नहीं पढ़ा हुआ। तो इसको ही सीखना मेन आपका टारगेट है, क्योंकि ये हमारा सिलेबस का हिस्सा कभी नहीं रहा है। इसी को सीखना चाहिए, और ये वैसे भी सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन होते हैं, ये कोई इजी क्वेश्चन नहीं होते हैं। इसीलिए आपको ये सीखना पड़ेगा ही पड़ेगा यहाँ पर इंटेलिजेंस टेस्ट। अब ये क्या होता है जी? ये 100 नंबर का पेपर होता है, इसको हम करते हैं। आज हमारी वीडियो में इंटेलिजेंस टेस्ट ही हम करेंगे, नेक्स्ट में हम इंग्लिश भी करेंगे, फिर फिजिक्स करेंगे और बायोलॉजी है, इनको मैं एक साथ ही करवा दूंगा आपके अगली वीडियो के अंदर, ठीक है। इंटेलिजेंस टेस्ट क्या होता है? 100 नंबर का एक पेपर होता है, जिसमें 100 MCQs होती हैं, और इसमें जो टाइम दिया जाता है वो दिया जाता है 45 मिनट। 45 मिनट यहाँ पर आपको वक्त मिलेगा 100 MCQs को सॉल्व करने के लिए, और इसमें पासिंग मार्क्स होते हैं 50। अगर आपने 50 MCQs जो है सही कर ली तो आपको पास कर दिया जाएगा, ठीक है। इसमें आप पास हो जाएंगे। 50 MCQs इसमें लेना मस्ट ही मस्ट है। 50% नंबर लेना इसमें लाजमी ही लाजमी है। अब इसमें जो मेन प्रॉब्लम आती है वो आती है टाइम की, क्योंकि देखिए 100 MCQs हैं और टाइम है सिर्फ 45 मिनट। 45 मिनट का मतलब क्या हुआ कि एक MCQs को आपने 25 सेकंड के अंदर करना है। तो एक MCQs को 25 सेकंड में हल करने में जो है ना एक थोड़ा सा मुश्किल टास्क होता है। ये उस वक्त होगा जब आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी इंटेलिजेंस टेस्ट की, ठीक है। एक वीडियो से आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप हमारी क्लास लाजमी लें। कोई हैवी फीस नहीं है हमारी, बहुत ही कम फीस है, आप वहाँ पर इजीली उस क्लास को ले सकते हैं। तो 25 सेकंड में आपने एक MCQs को करना है, और ये कंसेप्ट वाइज सवाल होते हैं। ये सवाल इतने ईजी भी नहीं होते जितने आप समझ रहे हैं, और इतने मुश्किल भी नहीं होते कि हम इसको हल नहीं कर पाएंगे। ईजिली आप इसको हल कर सकते हैं। तो 50 MCQs भी अगर आप ले गए तो आपका ये टेस्ट पास हो जाएगा। फिर आपको नेक्स्ट शो होगा पेपर, जिसका नाम है इंग्लिश MCQs। याद रहे, इसमें सिर्फ 50 नंबर लेना ही काफ़ी नहीं है। जब आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा तो जितने नंबर आपके ज़्यादा अच्छे होंगे उसी हिसाब से आपकी सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है और ज़्यादा अच्छे नंबर लेने हैं हर पेपर के अंदर। अच्छा, ये हमारा इंटेलिजेंस टेस्ट है, इसको हम आगे करते हैं। उसके बाद जब आप इस पेपर को पास कर लेंगे तो कंप्यूटर से पेपर गायब हो जाएगा। मतलब जब इसका टाइम पूरा हो जाएगा 45 मिनट का, तो कंप्यूटर से पेपर क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। फिर आपका रिजल्ट उसी वक्त शो होगा, और जैसे ही आपका ये पास हो गया तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट पेपर शो हो जाएगा, जिसका नाम होगा इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश के जो है ना MCQs आपको शो हो जाएंगे। अगर आपने ये टेस्ट कर दिया फेल, तो आपको इंग्लिश का पेपर शो नहीं होगा, वहाँ पर लिखा हुआ आएगा सॉरी ट्राई नेक्स्ट टाइम, और वहीं से आपका सफ़र हुआ ख़त्म। वहीं से आपको बाहर भेज देंगे और आप घर आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन घर आके रोना नहीं है, अगली बार की प्रिपरेशन आपने करनी है। जब आप ये पास कर लेते हैं फिर आपको शो होगा इंग्लिश MCQs। इंग्लिश की जो है ना पेपर शो होगा, जिसमें 50 MCQs होते हैं और टाइम दिया जाता है 25 मिनट। ये फिर भी कुछ करना आसान होता है उसकी निस्बत, ठीक, क्योंकि ये
हमारे सिलेबस का हिस्सा रहे हैं, हम इनको पढ़ चुके हैं अपने। इसमें भी क्या होता है, इंग्लिश की ग्रामर पोर्शन होता है, आपका लेसन जो लेसन्स वगैरह होते हैं वो वाला पोर्शन नहीं होगा, ठीक है। जो आपने ग्रामर पढ़ी हुई है जिसमें आपके टेंस शामिल हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट शामिल है, एक्टिव पैसिव शामिल है, प्रीपोजिशन शामिल होती हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, सिनोनिम एंटोनिम्स होते हैं, वो मिला के टोटल 50 नंबर का एक मिक्स पेपर आएगा जिसमें 25 मिनट का टाइम हुआ होगा। उसका तरीका भी सेम टू सेम होगा क्लिक करने का, जो कि मैंने आपको बताया है। जब आप ये पास कर लेंगे फिर आपको नेक्स्ट पेपर शो होगा फिजिक्स का, ठीक है जी। फिजिक्स का ये उस सूरत में शो होगा अगर आप इंग्लिश के पास कर लेते हैं। इसमें भी जो पासिंग मार्क है वो 25 ही हैं, ठीक है। मतलब 50% नंबर होते हैं। अगर आपने ले लिए 50 में से 25 ले लिए, 25 MCQs आपकी ठीक हो गई तो आपका ये भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जितने ज़्यादा अच्छे नंबर होंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है। उसके बाद आएगा फिजिक्स। फिजिक्स में क्या होगा, आपके 25 MCQs का फिर एक पेपर शो होगा आपको अगर आप ये पास कर लेते हैं, ठीक है। अगर ये फेल कर लिया तो आपको ये शो नहीं होगा और वहीं से आपको घर भेज देंगे। इसका भी टाइम जो होता है वही 15 मिनट होता है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं एकेडमिक टेस्ट, ठीक है। एकेडमिक टेस्ट से क्या मतलब होता है, जो आपकी निसाब होता है ना, आपका सिलेबस होता है उसी में से आता है। ये जो फिजिक्स है ये ज़्यादातर इसके सवाल होते हैं 10वीं क्लास के अंदर से, थोड़ा बहुत 9th के भी आ जाते हैं, लेकिन मोस्टली जो है ना इसके 10वीं क्लास के सवाल होते हैं, वहीं से ये पेपर आता है। ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से ईजिली तैयारी कर सकेंगे। उसके बाद आपको शो होगा जी बायोलॉजी के MCQs शो होंगे। बायोलॉजी के MCQs जब आप फिजिक्स को पास कर लेंगे फिर आपको बायो के शो होंगे। बायो के भी MCQs वैसे ही रहेंगे, 25 MCQs होंगे इसके, 15 मिनट का इसमें टाइम होगा, तो आप इनको इजीली कर सकते हैं, ये आराम से हो जाते हैं, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं होती। तो इनको आपने अलग अलग सीखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs आपने करनी है। ये हमारी रेगुलर क्लासेस होती हैं, आप उसमें ईजिली कर सकते हैं। अगर खुद से करेंगे तो आपको मैं बुक दे दूंगा, आप बुक से पढ़ते रहें, वहाँ से आप याद करते रहें और ख़ुद से भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब हम शुरू करते हैं अपने पहले टेस्ट की तरफ से। इंटेलिजेंस टेस्ट क्या है सर जी? इंटेलिजेंस टेस्ट क्या है? हमने तो कभी ज़िंदगी में ये पढ़ा ही नहीं, तो हमने कभी ना 9th में पढ़ा था ना ही 10th में पढ़ा था। इसको हम कहाँ से रेडी करेंगे, इसमें किस टाइप के सवाल आते हैं, ये मैं सब कुछ जवाब दूंगा आपको। ये जो है इसकी 100 MCQs आती है, मैंने आपको अभी बताया है, और टाइम रहेगा आपके पास सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट्स। तो हर एक MCQs को आपने 25 से 30 सेकंड में करना ही करना है, ठीक है, अगर आप अच्छे नंबर लेना चाहते हैं। लेकिन लाजमी नहीं कि आपने 100 में से 100 ही नंबर लेने हैं। जितने भी आप MCQs अच्छे हल करेंगे, 80 नंबर आपके आ जाएं, 70 आ जाएं, तो आपके उतने नंबर अच्छे हो जाएंगे। इंटेलिजेंस टेस्ट क्या है? इंटेलिजेंस टेस्ट बेटा आपका मुश्तमिल होता है 2 टेस्ट पर, ठीक है। 2 तरह के टेस्ट होते हैं इसमें। ये होता पेपर एक ही है, लेकिन इसमें जो 45 या 55 MCQs, तकरीबन 50 या 55, ठीक है, ये MCQs जो होते हैं, समझ लें आधे MCQs होते हैं इसके वर्बल इंटेलिजेंस के और आधे होते हैं नॉन वर्बल के। बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है कि 55 MCQs जो होते हैं वो इसके आ जाते हैं और 45 MCQs जो होते हैं वो इसके आ जाते हैं। तो ये दोनों ही होते हैं, ठीक है। इंटेलिजेंस टेस्ट 2 तरह के पेपर इसमें होते हैं, 2 तरह के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। एक होता है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, दूसरा होता है नॉन वर्बल। ये होगा सेम ही, एक ही पेपर के अंदर होगा। 55 MCQs आपको इस तरह की शो होगी और 45 इस तरह की। कभी कभी 50 इस तरह की शो होती हैं और 50 इस तरह की, इसमें कोई फ़र्क नहीं, आपने याद रखना। तो यहाँ पर जो है ना वर्बल और नॉन वर्बल में क्या फ़र्क है? वर्बल कहते हैं जब आपको कोई वर्बली कोई बात कह दे, कोई बात आपको वर्बली कह रहा है कि जी ये काम मेरा कर दो, जिसमें एक सेंटेंस होता है बाकायदा तौर पर, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। ये उन्होंने एक सेंटेंस बाकायदा तौर पर लिखा हुआ है, ये एक वर्बली बात की गई है हमें। तो ये हमारे क्या है, वर्बल टेस्ट, जिसमें हमारी कोई स्टेटमेंट अवेलेबल होगी ना, वो हमारा क्या होगा, वर्बल टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद विच वन इज़ आउट ऑफ द लिस्ट, जैसा कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है, यहाँ पर भी उन्होंने क्या किया है, हमें कुछ वर्बली पूछा हुआ है, उन्होंने कुछ ना कुछ बोला हुआ है, ठीक है। नॉन वर्बल क्या होता है, नॉन वर्बल में कुछ बोलेंगे नहीं, उसमें इशारे के जरिए आपको किया जाएगा। ये देख सकते हैं आप, ये फिगर्स बनी हुई है, इस तरह से फिगर है। अब ये बिल्कुल यूँ समझ लो गूंगे बहरे की तरह होता है कि आपने जस्ट देख रहा है, आपने जो है ना इस तरह की स्टेटमेंट आपको नज़र नहीं आएगी। ये जो होते हैं इस तरह की पिक्चर्स, इनको सॉल्व किया जाता है और इनको सॉल्व करने के अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। ये ऐसा नहीं है कि मुंह उठाओ और जो दिल करे उस पर आंसर लगा दो, इसके पीछे लॉजिक समझने पड़ते हैं, एक एक चीज़ बकायदा पर ये समझनी पड़ती है। कोई एक क्लास की भी गेम नहीं है, इसको आपने अच्छे से पढ़ना है, हर सूरत में पढ़ना है। इसीलिए 2 तरह के पेपर होंगे आपके साथ इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर। इस तरह की MCQs भी शो होंगी और इस तरह की भी शो होंगी।
ये हमारे नॉन वर्बल है जिसमें आपको पिक्चर्स शो होंगी, पिक्चर्स में पजल्स वगैरह होंगे, आपने उसको सॉल्व करना होगा। ये गेम की तरह होता है बेसिकली, आप इसको इजीली कर सकते हैं। और ये होता है, इसमें स्टेटमेंट होती हैं, इनके पीछे भी आपके जो IQ लॉजिक होते हैं वो छुपे होते हैं, वही आपने इस पर अप्लाई करने होते हैं। अब हम ज़रा पढ़ रहे हैं इंटेलिजेंस टेस्ट की MCQs को, कि वर्बल किस तरह के सवाल होते हैं और नॉन वर्बल किस तरह के। ये सवाल मैंने उठाए हैं पास्ट पेपर से, जो पास्ट पेपर में सवाल आ चुके हैं वहीं से मैं आपको उठा के पढ़ा रहा हूँ। ये तकरीबन मैं आपको यहाँ पर 100 तो नहीं करवाऊँगा क्योंकि ये क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। यहाँ पर मैं आपको 40 से 50 MCQs करवा दूँगा, वर्बल की भी और नॉन वर्बल की भी मिक्स होके, ताकि आपको समझ आ जाए कि ये टेस्ट किस तरह से होता है, कैसे आपने करना है। और ये पास्ट पेपर की MCQs हैं, आपने इसको अच्छे से करना है, ये आपके पेपर में भी आ सकती हैं। तो शुरू करते हैं। पहले ही से आपके पास एक नॉन वर्बल सवाल क्वेश्चन यहाँ पर, वर्बल क्वेश्चन यहाँ पर अवेलेबल है। पहला सवाल है, विच वन इज द डिफरेंट फ्रॉम द डस्ट। ये इस नंबर को नहीं देखना, ये 3 नहीं है, ये पास्ट पेपर से उठाया हुआ है ना, तो पास्ट पेपर में ये नंबर 3 पे था, ये हमारे लिए पहला ही है, ठीक है। यहाँ पर है जी, विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द डस्ट। पूछा गया है कि कौन सा जो है इनमें से डिफरेंट है, इनमें से कौन सा डिफरेंट है। इस तरह के जब सवाल आए ना अल्फ़ाबेट के, तो आपको ABC याद होनी चाहिए। ये लिखी हुई, ये आपके पास वहाँ पे लिखी हुई नहीं होगी, ये मैंने खुद लिखी हुई है आपको समझाने के लिए। ये वाली जो ABC है ये आपके पास लिखी हुई नहीं होगी। तो इस तरह की ABC आपको याद होनी चाहिए, कि आपके अगर नहीं भी याद है तो आपके पास व्हाइट बोर्ड होगा पड़ा, वहाँ पर आप ABC वहाँ पर लिख लेना, ठीक है। सिंपल सी बात होती है। यहाँ पर पूछा गया कि इनमें से जो है डिफरेंट फ्रॉम द डस्ट, इनमें से कौन सा जो है डिफरेंट आपको नज़र आ रहा है। अब डिफरेंट कैसे नज़र आएगा, आपने क्या देखना है। यहाँ पर आपने देखा, ये लिखा हुआ है CE, ठीक है। उसके बाद ये है EG, और ये है AC, और ये है IJ। अब अगर आप गौर से देखें कि इनके अंदर गैप कितना है, देखें ये CE है ना, ये है CE, तो इन्होंने क्या किया हुआ, D को स्किप किया हुआ है। देखा ना, CE कैसे लिखा हुआ है, इन्होंने D नहीं लिखा, ये सिंपली तरतीब में अगर हम लिखें तो D को स्किप किया हुआ है। उसके बाद EG लिखा हुआ है, EG है, ये है हमारा EG, तो ये EG बनता है, E से लेकर G तक इन्होंने F को यहाँ से स्किप कर दिया। मतलब ये क्या कर रहे हैं, कुछ इस तरह से ABC लिख रहे हैं कि एक जो अल्फ़ाबेट है ये उसको स्किप कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं वहाँ से, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट देखो AC लिखा हुआ है, AC को मैं अगर नोट करता हूँ ऐसे AC, तो AC कैसे बना है, B को उन्होंने स्किप कर दिया है। तो मतलब इनमें सेम लॉजिक आ रहा है, आपने सेम लॉजिक पता करना है कि जिनमें हमारा सेम लॉजिक होगा वो हमारी सेम रहेंगी। उसने पूछा डिफरेंट कौन है, तो जिनमें से हमारा लॉजिक डिफरेंट हो जाएगा तो वो हमारा आंसर रहेगा। अब इसको गौर से देखो, ये लिखा हुआ है IJ को मैं यहाँ पे ढूंढता हूँ, ये देखो I और J, यहाँ पे देखो इन्होंने इस बीच में से कुछ भी स्किप नहीं किया। अगर ये स्किप करते तो IK लिखते हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया, सिंपल लिख दिया, I के बाद J ही है, बीच में से कोई भी अल्फ़ाबेट स्किप नहीं किया, उन्होंने छोड़ा नहीं है। तो इसका मतलब है यही इनसे डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें जो लॉजिक लग रहा है वो इनसे डिफरेंट लग रहा है। इनमें लॉजिक ये है कि एक अल्फ़ाबेट को स्किप किया जाता है, एक अल्फ़ाबेट को स्किप किया जाता है, लेकिन इसमें एक अल्फ़ाबेट को स्किप नहीं किया गया। इसीलिए हमारा आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा, IJ रहेगा। आपने इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। ये MCQs हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। वेबसाइट पर आपने कैसे MCQs खोले, मैं आपको तरीका यहीं पर बता देता हूं, ताकि बाद में आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे आपको A to Z तमाम MCQs मिल जाएंगे। उसके लिए क्या करेंगे, आपने अपना जो गूगल क्रोम है, ब्राउज़र है, कोई भी हो, आपने वो खोल लेना है। गूगल पर जाकर लिखना है ilmiway.net। इसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा व्हाट्सएप पर, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप क्लिक कर लेना। वरना आप सिंपल चले जाओ गूगल पर, वहाँ पे लिखो ilmiway.net, ठीक है। तो ilmiway.net आप जब लिखेंगे ILMIWA, ठीक है, तो ये हो जाएगा ilmiway। अच्छा, ये थोड़ी देर में ओपन हो जाएगी। यहाँ पर मैं आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ। ये बहुत ही सिंपल है, कोई मसला नहीं है, आप इसको इजीली कर सकते हैं। मैं यहाँ पर फिर भी आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इसमें मैट्रिक पास वाले होते हैं, उनको इतना मोबाइल का आइडिया नहीं होता है। अच्छा, यहाँ पर आपको नीचे आएंगे तो नीचे ऑप्शन मिल जाएगा ऑनलाइन MCQs का, देखें ना, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑनलाइन MCQs। आप इस ऑनलाइन MCQs पे क्लिक कर देंगे, ये आपको सारी MCQs वहाँ पर मिल जाएंगी। वहाँ पर आप इसकी ईजिली प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रॉपर जैसे एक रियल टेस्ट होता है उसी की तरह होगा, ठीक है। यहाँ पर नीचे आ जाएंगे सब्जेक्ट में, यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लेना है एयरफोर्स MCQs, ठीक है। आपने इस पर क्लिक कर देना है। और भी काफ़ी जॉब्स की अवेलेबल है यहाँ पर, आपने अपने मतलब की जो है ना प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वही वाली खोल लेनी है। ये खोलने के बाद आप नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है मेडिकल असिस्टेंट MCQs, आपने इस पर क्लिक कर देना है। मेल हो या फीमेल हो, दोनों के लिए सेम ही रहेगा टेस्ट, तो इसलिए आपने इसको खोल लेना है। ये जैसे ही ओपन होगा, नीचे ओपन हो जाए, मैं आपको फिर बता देता हूँ।
यहाँ पर आपको दोनों तरह की एमसीक्यूज शो हो जाएंगे, ठीक है। ये है इंटेलिजेंस टेस्ट एमसीक्यूज, इंग्लिश की भी आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिजिक्स की भी कर सकते हैं, और बायोलॉजी की भी यहाँ पर एमसीक्यूज अवेलेबल है, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक आपको ओपन करके दिखा देता हूँ इंटेलिजेंस टेस्ट की, बाकी आप इसको खुद क्लिक करके खोल लेना। इंग्लिश भी अवेलेबल है, फिजिक्स भी अवेलेबल है, और ये बिल्कुल फ्री है सबके लिए, इसकी कोई फ़ीस नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपको वर्बल इंटेलिजेंस एमसीक्यूज भी मिल जाएंगी और नॉन वर्बल भी मिल जाएंगी, ठीक है। मैं यहाँ पर एक ओपन कर रहा हूँ वर्बल वाली को, ठीक है। वर्बल अलग से आपने तैयार करनी है, नॉन वर्बल अलग से तैयार करनी है, ताकि आपको मिक्स ना हो सिस्टम। ये करने के बाद आप यहाँ नीचे आ जाएंगे तो इस तरह से आपको क्विज़ मिल जाएंगे। देखिए ये लिखा हुआ है मंडे इज़ टू फरवरी एज फ्राइडे इज़ टू। जो आपको आंसर ठीक लगे आप इनमें से अंदाज़ा लगा के वो क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि ये आंसर है, ठीक होगा तो ग्रीन का निशान शो होगा और यहाँ पे लिखा हुआ भी आएगा कि करेक्ट आंसर जो है ये वाला। अगर आपका गलत होगा तो यहाँ पर जो है ना रेड निशान शो होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ और लगा लेता हूँ, यहाँ पर लगाता हूँ, ये देखिए ये रेड का निशान शो हो रहा है, तो ये आंसर गलत का शो करता है, ठीक है। इस तरह से आप इसको हल करते आएंगे और साथ में जैसे जैसे आप हल करते आएंगे नीचे आपको इसके नंबर भी मिल जाएंगे कि आपने कितने एमसीक्यूज ठीक किए हैं। रिजल्ट कार्ड मिलेगा कि आपने 4 ठीक किए हैं, 2 गलत किए हैं, 2 रॉन्ग किए हैं, आपके नंबर इतने आए हैं। तो यहाँ से आप कर सकते हैं। और नीचे आपको जो है ना यहाँ पर एक और ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट क्विज़ का और प्रीवियस क्विज़ का। यहाँ से क्या है कि आप नेक्स्ट खोल सकते हैं। हर में जो है 10 एमसीक्यूज हैं, आप यहाँ से भी खोल सकते हैं क्विज़ नंबर 2, 3, 4, 5, 6, और यहाँ से भी खोल सकते हैं, नेक्स्ट जा सकते हैं और प्रीवियस भी जा सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा मेथड था आपने कैसे आपने एमसीक्यूज खोलनी है। बाकी एमसीक्यूज भी आपके पास अवेलेबल हैं, वो आप खुद देख लेना, ठीक है। अब हम चलते ज़रा अपने टॉपिक की तरफ वापस। चलो मैं इसको बंद कर देता हूँ अब। अच्छा, ये हमारा पहला सवाल हो गया था। नेक्स्ट चलते हैं जी। ये प्रैक्टिस आपने लाजमी करनी है वहाँ पर जाकर। उसके बाद है विच वन इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट। यहाँ पर पूछा गया है कि अब बताओ कि इनमें से कौन सा जो है डिफरेंट है। अब हमने पता करना है कौन सा डिफरेंट है। हमने क्या करना है, गैप पता करना होता है हमेशा। यहाँ पर है एडी। एडी जो है मतलब ये है कि उसने क्या किया, अब एडी ऐसे लिखा है ना, बी और सी को उसने स्किप कर दिया, अब वो 2 अल्फ़ाबेट को स्किप कर रहा है, ठीक है। उसके बाद है आई एल। आई एल है तो ये हो जाएगा हमारा आई एल। आई एल के अंदर उसने क्या किया, जे और जो ये के था ना इसको उसने क्या कर दिया, स्किप कर दिया, ठीक है। अब ये 2 अल्फ़ाबेट को स्किप कर रहे हैं। हम यही लॉजिक आगे देखते हैं। ये है क्यू आर एस। लाजमी नहीं है कि आप ये लिखें, आप इसको अगर ज़बानी याद कर लेते हैं तो आप इसको ज़बानी करें, क्योंकि इसमें टाइम कम होता है। इस टेस्ट में जितना आपको ज़बानी याद होंगी चीज़ें वो उतना आपका टाइम बचेगा। मैनुअल तरीके से नहीं करना, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। जैसा कि ये है ना क्यू एस, तो आपने इसको जहन में पढ़ो कि क्यू के बाद आर आता है फिर एस आता है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर उसने जैसा कि क्यू एस जो लिखा हुआ ना उसने इस आर को स्किप किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद है एम पी। एम के बाद आप खुद पढ़ो कि एम के बाद एन आता है फिर ओ आता है, तो मतलब एन और ओ को क्या कर रहा है यहाँ पर स्किप कर रहा है, ये वाला, ठीक है, एन और ओ को। अब क्या लॉजिक समझ आ रहा है आपको, डिफरेंट कौन नज़र आ रहा है। इसमें उसने 2 अल्फ़ाबेट को स्किप किया, इसमें भी उसने 2 अल्फ़ाबेट को स्किप किया, और एम पी के दरमियान में जो था ना 2 अल्फ़ाबेट को उसने स्किप किया। लेकिन ये जो क्यू एस उसने लिखा है उसने सिर्फ एक अल्फ़ाबेट को स्किप किया, सिर्फ आर को स्किप किया है, ठीक है। इसका मतलब है ये सबसे डिफरेंट है, क्योंकि सब में लॉजिक सेम लग रहा है लेकिन इसमें एक अल्फ़ाबेट स्किप हो रहा है। तो मतलब हमारा आंसर भी क्या रहेगा, ये रहेगा, क्योंकि उसने पूछा है विच वन इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट, के इनमें से जो है कौन सा जो है वो डिफरेंट है, तो डिफरेंट क्यू एस रहेगा इसमें। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज़। इस तरह के सवालात भी आपके पास आएंगे, तो कौन सा नंबर वो कहता है कि इस सीरीज़ में नेक्स्ट नंबर होगा। इस तरह के सवालात अलग से आपको तैयार करने हैं। ये हमारी क्लास में तो हम इसको अलग-अलग नंबर सीरीज़ को अलग पढ़ाते हैं, लेटर सीरीज़ को अलग पढ़ाते हैं। हर तरह के जो सवाल आते हैं उनकी हम अलग-अलग क्लास लेते हैं ताकि हर तरह के सवाल आपको प्रिपेयर हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर है कौन सा नंबर जो है सीरीज़ में नेक्स्ट आएगा। तो हमने अब यहाँ पर पता करना है कि 96 के बाद क्या आने वाला है। ऐसे सवालों को कैसे हल किया जाता है, यहाँ पर हमने पता करना होता है कि इनके दरमियान लॉजिक्स क्या हो रहे हैं और ऑपरेशंस क्या हो रहे हैं। ऑपरेशंस का मतलब ये होता है कि इनके दरमियान मैथ के कौन से ऑपरेशन हो रहे हैं। ऑपरेशन का मतलब वो नहीं है कि मेडिकल वाले ऑपरेशन, ठीक है। इसका मतलब यह है कि इनके दरमियान में जमा हो रही है, माइनस हो रही है, ज़र्ब हो रही है, तकसीम हो रही है, जज़र हो रहा है, या स्क्वेयर्स आ रहे हैं या क्यूब आ रहे हैं। तो यही होते हैं मैथ के ऑपरेशंस, ठीक है। और ये हमने पता करना होता है। दूसरा हमने लॉजिक पता करना होता है कि लॉजिक क्या बन रहा है, क्या सेम नंबर्स रिपीट हो रहे हैं या ऑड नंबर रिपीट हो रहे हैं या इवन नंबर रिपीट हो रहे हैं, तादाद रिपीट हो रहे हैं, जुफ्त तादाद रिपीट हो रहे हैं, या कोई नेचुरल नंबर की सीरीज़ बन रही है। ये अलग से एक अपने आप में एक टॉपिक है, ये आपको खुद बाद में पढ़ना पड़ेगा।
ये है जी 482496, ठीक है जी। इसके ऊपर वैसे मेरे यूट्यूब पर भी अपना वीडियोस अवेलेबल है, इंटेलिजेंस टेस्ट की सीरीज़ अवेलेबल है जिसमें नंबर सीरीज़ को अलग से एक्सप्लेन किया गया है, लेटर सीरीज़ को अलग से एक्सप्लेन किया गया, वो भी आप देख सकते हैं, वो फ्री है सबके लिए, ठीक है। अच्छा 4, 8, 24, अब हमने पता लगाना है कि इसमें हम ना पहला हमारा काम क्या होगा, पता करना है कि इनके दरमियान जमा हो रही है या माइनस हो रही है या ज़र्ब हो रही है, ठीक है। जब भी सीरीज़ आपके पास बढ़ रही हो ना, तो इसका मतलब यही होता है 100% कि या तो इनमें जमा हो रही है या इनमें ज़र्ब हो रही है। क्योंकि चीज़ कब बढ़ती है, जब उसमें कोई चीज़ जमा की जाए या उसके साथ किसी नंबर को ज़र्ब दिया जाए, तभी नंबर बढ़ता है ना। ऐसे तो नहीं होता कि आप माइनस करें और वह नंबर बढ़ जाएगा, नंबर तो वो कम हो जाएगा। तकसीम और माइनस हमेशा नंबर को कम करती हैं। अगर स्क्वेयर्स हों, मुरब्बे लिए हुए हों, क्यूब लिए हुए हों, या क्या हो अपना जमा हो रही हो या ज़र्ब हो रही है, तो नंबर्स हमेशा बढ़ते हैं। तो यहाँ पर नंबर बढ़ रहे हैं, 4 से 8 हो गया, 8 से 24 हो गया, 24 से 96। इसका मतलब सिंपल है कि या तो इनमें जमा होगी, पहले हमने जमा चेक करनी है। अगर जमा नज़र ना आए तो फिर आपने ज़र्ब चेक करनी है, ज़र्ब नज़र ना आए तो फिर आपने स्क्वायर चेक करने हैं, और आखिरी ऑप्शन होता है हमारे पास क्यूब चेक करने का। यहाँ पर पहले मैं जमा से शुरू करूँगा। क्या इसमें प्लस हो रहा है, 4 के बाद 8 हो गया, अगर मैं 4 के अंदर क्या कर दूँ, प्लस कर दूं 4 को, ठीक है, तो ये 8 बन जाता है। तो इस एक बात समझ आ रही है कि इससे ये सीरीज़ नंबर बन रही है। अच्छा, नंबर सीरीज़ में क्या होता है, पहले नंबर्स के साथ कुछ ना कुछ छेड़छानी की जाती है, कोई ना कोई छेड़खानी की जाएगी, उसके साथ फिर नेक्स्ट नंबर बनाया जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट नंबर के साथ कोई छेड़खानी की जाएगी, फिर उससे अगला नंबर बनाया जाएगा। तो हमने ये चीज़ देख के चुकनी है। देखें, मैंने कहा कि चलो जी 4 के अंदर में अगर मैं 4 जमा करूँ तो हमारा 8 बनता है, ठीक है, ये समझ आ रहा है। आगे देखता हूँ, 8 के बाद बन गया यहाँ पर 24। तो 24 कैसे बनाएगा, अगर मैं क्या करता हूँ 16 के अंदर क्या कर देता हूँ, 8 जमा कर देता हूँ, तो क्या बन जाता है, हमारे पास 24 बन जाता है। यह है ना 16 में अगर मैं क्या करता हूँ 8 जमा करता हूँ तो हमारा 24 बन जाता है, ठीक है। अब ये लॉजिक हमें समझ नहीं आ रहा, लॉजिक क्यों नहीं समझ आ रहा है। 4 के बाद या तो कोई सीरीज़ बननी चाहिए, सिंपल सीरीज़ मतलब यह है कि या तो कोई नंबर बनने चाहिए, या हमारे जुफ्त अदाद बनने चाहिए, या हमारा कोई सेट बनना चाहिए। ओड नंबर का सेट क्या होता है, या हमारे पास कुछ इस तरह से हो, ताकदाद हो 1, 3, 5, 7, 9, 11, ठीक है, या हमारे पास जुफ्त अदाद बनने चाहिए इस तरह से 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो इस तरह से कोई ना कोई सीरीज़ बननी चाहिए, लेकिन ये कोई सीरीज़ नहीं लग रही हमें, ठीक है, इसीलिए हम इसको स्किप कर देंगे। हम कोई और लॉजिक लगा के देखेंगे, हम इसको प्लस के साथ नहीं कर रहे। अब हम ट्राई करते हैं किसी और के साथ। हालांकि ये सवाल बहुत ईजी है, मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको हर तरह के समझने की सलाहियत आपके अंदर पैदा हो कि आपने सवाल को करना कैसे है। अब मैं करता हूँ कि यार चलो मैं इसको मल्टीप्लाई चेक करके देखता हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ कि 4 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2 के साथ तो हमारा आंसर क्या आता है, 8 आता है। तो 4 दूने 8, ये समझ आ रहा है, ठीक है। 8 के साथ 24 कैसे बनेगा, अगर मैं 8 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ किसके साथ, 3 के साथ, तो ये कब बन जाएगा, 8 3 का बन जाता है 24। तो अगला नंबर हमारे पास बन रहा है, ठीक बन रहा है, ठीक है। 24 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ अगले नंबर के साथ, 4 के साथ, ठीक है, तो ये 24 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 4 के साथ, तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, वहाँ पर आपके पास व्हाइट बोर्ड अवेलेबल होगा। 4 4 16, 4 दूने 8, आपके पास कैलकुलेटर नहीं होगा, ठीक है, वहाँ पर 4 दूने 8 और एक हासिल वाला क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 4 4 16, 4 दूने 8 और एक हासिल 9, तो 96 भी बन रहा है। इसका मतलब है कि इससे अगला नंबर भी बन रहा है। इसका मतलब अब क्लियर हो चुका है कि ये जो नंबर्स बनाए गए हैं कुछ इस तरह से बनाए गए हैं कि वो पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसके साथ 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अब उसने अगला नंबर आपसे पूछा है, तो अगला नंबर बनाना अब बहुत ही आसान है, क्योंकि ये एक नेचुरल नंबर की सीरीज़ चल रही है, सिंपल गिनती चल रही है, 2 3 4। इसका मतलब है अगला नंबर जब हम हासिल करेंगे तो हम उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, क्योंकि लॉजिक यही बन रहा है। पहले मैंने बताया ना कि आपने ऑपरेशन पता करना है कि कौन सा है, जमा है, ज़र्ब है, तकसीम है, क्योंकि हमारे पास ज़र्ब हो रही थी। अब लॉजिक पता करना है कौन सा लॉजिक हमारे पास क्या है कि ये सिंपल गिनती के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो हम भी क्या करेंगे, आखिरी नंबर को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये बहुत ही सिंपल सवाल था, इसकी आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपका दिमाग खुद ब खुद खुलता आएगा। पहली बार आपको शायद ये सवाल समझ ना भी आए, बार बार आप करोगे तो आपका दिमाग, क्योंकि ये IQ बेस्ड सवाल होते हैं, तो आपका जो IQ लेवल है वो अच्छे से खुलता आएगा। तो हम क्या करेंगे, 96 को अब मल्टीप्लाई करने वाले हैं 5 के साथ। 6 5 क्या हो जाएगा, 30, 9 5 45, 45 और 3 कितना हो जाता है आपको पता है,
48, ठीक है। तो 480 हमारा क्या रहेगा आंसर, यहाँ पर हमारा क्या आने वाला है 480, यही आपने ऑप्शन में से ढूंढ लेना है। 480 क्या अवेलेबल है, जी बिल्कुल अवेलेबल है, ये वाला ऑप्शन आपका रहेगा, ठीक है। तो ये है हमारा आंसर ढूंढने का तरीका, नंबर सीरीज अगर आपके पास आ जाए। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। दोबारा से एक नंबर सीरीज आ गया, पूछा गया है कि इस सीरीज में से क्या चीज़ जो है नेक्स्ट आएगी। तो ये है हमारा पास जी 17, 3, 51, 9, 19 और 3। अब यहाँ पर आपने देखना है, यहाँ पर आप गौर से देखो कि कौन सा लॉजिक इस्तेमाल करना है। लॉजिक कब इस्तेमाल होगा, जब आप देखो कि नंबर आपके बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। अब यहाँ पे देखो 17 से 3 हो गया है, 3 से फिर क्या होगा 51। अब यहाँ पे दोनों काम हो रहे हैं, नंबर पहले कम हो रहा है फिर 51 बन गया है तो नंबर बढ़ रहा है। जब इस तरह के सवाल होना तो इसमें ज़्यादातर जो होता है वो ज़रब होती है या ज़्यादातर क्या होती है तकसीम होती है। इस तरह के जब ऊपर नीचे हो रहे हैं तो आप क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा और लॉजिक लगाएं दिमाग में। अगर आप गौर से देखें तो ये 17 और 3 से बना रहे 51। ये कैसे बन रहा है, अगर हम 17 और 3 को आपस में कर देना मल्टीप्लाई, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं। 17 को मैं कर देता हूँ 3 के साथ मल्टीप्लाई, 7 ये क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, ठीक है। एक हासिल हो जाएगा, 2 बच जाएंगे, 3 दूने क्या हो जाएंगे 3 और 2। ये ट्रेडिशनल मेथड से ही करना है आपने, जो आपको पुराना मेथड समझाया गया था ना यहाँ पर। जितना जल्दी आप आसानी से अपने आप को करेंगे, पुराना जो हमारा मेथड है पहाड़े पढ़ने का, टेबल पढ़ने का, वो इसी से करना है आपने। किसी इंग्लिश में नहीं घुसना ज़्यादा आपने, ताकि आपका टाइम सेव हो, इसीलिए मैं आपको ट्रेडिशनल मेथड से समझा रहा हूँ। अब देखो 3 को उसने क्या किया, इन दो नंबर्स को क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया और अगला नंबर हासिल कर लिया। तो यहाँ पर लॉजिक कुछ इस तरह से इस्तेमाल हुआ कि वो दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करता है और अगला नंबर हासिल कर लेता है। अब हम भी क्या करेंगे, इन दो नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा अगला नंबर आ जाएगा, यही हमने यहाँ पर लॉजिक लगाना है। तो 19 को हम क्या कर देंगे 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा वही हमारा क्या रहेगा जवाब रहेगा। 9 3 क्या हो जाएगा 27, 3 1 3 और 2 क्या हो जाएगा 5। तो आंसर क्या रहेगा 57, जो कि यहाँ पर ऑप्शन बी में अवेलेबल है। तो इस तरह के लॉजिक भी आ सकते हैं, ठीक है। ये आपको तब समझ आएंगे जब आप इसको रेगुलरली एक नंबर सीरीज़ का पूरा लेक्चर देखोगे, तब आपको समझ आ जाएगा कि कौन सी सीरीज़ में हमारे पास कैसे हमें फाइंड करना है और कौन सी सीरीज़ में हमने जमा नफी तकसीम वगैरह लगाना है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़। इस सीरीज़ में जो है ना नेक्स्ट क्या आएगा, ACE यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसको आप क्या करेंगे, जब आपके पास अल्फ़ाबेट के सवाल आएँ तो फ़ौरन आपने दिमाग में ABC को लेके आना, ठीक है। लिख लो तो आपके लिए बेहतर है, इस तरह से लिखी हुई नहीं होगी वहाँ पर, आपने खुद लिखनी होगी। अगर नहीं लिखोगे तो आपके दिमाग में याद होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन से नंबर पर कौन सा हमारा अल्फ़ाबेट मौजूद है। और ये बहुत ही आसान है, ABC याद करना कौन सा मुश्किल काम है, ये तो बच्चे कर लेते हैं, पहली क्लास के बच्चे कर लेते हैं, आप तो फिर भी मैट्रिक पास हैं कम से कम। ACE के बाद पूछा गया कि कौन सा नंबर आएगा। अब हमने पता करना है कि इसमें क्या लॉजिक इस्तेमाल किया गया है। उसने ACE लिखा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, सिंपली अपने ABC को देखना है। A के बाद उसने क्या लिख दिया C लिख दिया, और ये B को क्या कर दिया उसने स्किप कर दिया, ठीक है। उसके बाद उसने लिखा फिर E लिखा है, तो इसका मतलब उसने यहाँ पर D को स्किप कर दिया। ये देखो ये सिंपल सा लॉजिक बन रहा है हमारे पास। वो कैसे ABC लिख रहा है कि एक अल्फ़ाबेट को स्किप करता है, दूसरा लिख देता है, फिर एक अल्फ़ाबेट को स्किप कर देता है, फिर दूसरा लिख देता है। हम भी क्या करेंगे वैसा सेम काम करेंगे, हम एक अल्फ़ाबेट को कर देंगे स्किप और नेक्स्ट लिख देंगे, जो कि हो जाएगा हमारा G। तो आंसर क्या रहेगा हमारा G रहेगा, ठीक है। कोई मुश्किल वाली बात नहीं थी, जो लॉजिक वो लगा रहा है हम सेम टू सेम उसकी पैरवी करेंगे, उसी के हिसाब से हमने आंसर लगाना है। विच वन इज़ आउट ऑफ द लिस्ट। इस तरह के सवाल भी आ सकते हैं कि कौन सा जो है वो कहता है इनमें से आउट ऑफ द लिस्ट है। इसको आप कैसे देखेंगे, आपने देखना है कौन सी चीज़ सिमिलर है। अगर कोई चीज़ सिमिलर है तो वो हमारी आउट ऑफ द लिस्ट नहीं होती है, ठीक है। आउट ऑफ द लिस्ट कौन होता है, जो उनसे डिफरेंट नज़र आ रहा हो आपको। जैसा कि मैं कह दूं कि यहाँ पर 4 अफ्रीकी ठहरे हुए हैं और एक पाकिस्तानी ठहरा हुआ है, ठीक है। और मैं आपको कहूं कि बताओ इनमें से पाकिस्तानी कौन है, तो आप फ़ौरन कहेंगे कि सर ये है पाकिस्तानी, क्योंकि अफ्रीकी को तो आपको पता है काले कलर के होते हैं, नज़र आ रहे होंगे आपको, ठीक है। तो क्यों कैसे पता चला आपको, आपने देखा कि ये तीनों एक शक्ल के हैं और ये ब्लैक कलर के हैं, और ये जो पाकिस्तानी है, पाकिस्तानियों की तो लुक ही अलग होती है, तो ये पाकिस्तानी है। इसी तरह से पाकिस्तानी को गोरों को सेट ठहरा दो, आप फ़ौरन बता देंगे कि ये अंग्रेज़ है, ये पाकिस्तानी है। तो ये कैसे पता चलता है, ऐसे ही पता चलता है हमें, ठीक है। यही हमारे IQ सवाल ही होते हैं। यहाँ पर भी उसने पूछा है कि इनमें से बताओ कि कौन सा डिफरेंट है। देखते हैं इसको एक एक करके। ये है हमारा लाहौर, हमारा पंजाब का जो सिटी है लाहौर, ये हमारा पंजाब है, ठीक है। पंजाब भी समझा, ये पाकिस्तान है। ये लिखा हुआ है काबुल।
काबुल क्या है, ये अफ़गानिस्तान का हेड अपना कैपिटल सिटी है। अफ़गानिस्तान का जो दारुल हुकूमत है ये वो वाला शहर है काबुल, ठीक है। ये अफ़गानिस्तान एक अलग मुल्क है हमसे, और ये हमारा शहर भी नहीं है, तो डिफरेंट कौन रहेगा, यही रहेगा ना, क्योंकि ये तो हमारे अपने शहर हैं। लाहौर भी अपना शहर है, पंजाब भी अपना सूबा है, और पाकिस्तान भी अपने मुल्क का नाम है। तो ये तो तीनों एक ही कैटेगरी से हैं, लेकिन ये जो काबुल है ये अफ़गानिस्तान का सिटी है, इसीलिए हमारे से क्या रहेगा, अलग रहेगा, और यही हमारा आंसर है, यही आउट ऑफ द लिस्ट है। अगला है विच वन इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट। अब ये भी सवाल वैसा ही होता है कि इनमें से कौन सा डिफरेंट है, आउट ऑफ द लिस्ट हो, डिफरेंट हो, या लिखा हुआ हो कि विच वन इज़ ओड, ठीक है। ओड का मतलब ही क्या होता है, अजीब होता है, ठीक है। तो सेम बात होती है, ये सारे सवाल ऐसे ही होंगे। आपने सिमिलरिटीज़ मिलानी है कि कौन सी चीज़ हमारी मैच हो रही है, जो चीज़ मैच हो रही होंगी वो हमारी ठीक रहेंगी, और जो उनसे डिफरेंट नज़र आ रहा होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पहला है जी यहाँ पर ऑप्शन स्पेस शिप, नेक्स्ट है शिप, उसके बाद है एयरक्राफ्ट, और है साइकिल। अब देखो ये स्पेस शिप किसे कहते हैं, जो हमारी स्पेस में शिप चलते हैं, हवाई जहाज से आप कह सकते हैं। उसके बाद शिप ये हमारी एक मशीनरी है, ये भी एयरक्राफ्ट भी क्या है, हवाई जहाज़ को ही कहते हैं, ठीक है। ये जो साइकिल आपको नज़र आ रहा है यही आपका डिफरेंट है, आउट ऑफ द लिस्ट है। क्यों है डिफरेंट है, क्योंकि ये तीनों मशीनरी हैं और तीनों जहाज़ हैं, ठीक है। और ये जो है ये साइकिल है मैनुअल, जिसको हम चलाते हैं, और इसका जहाज़ से कोई लेना देना नहीं, ना ये कोई मशीनरी है। इसीलिए हमारे पास ये जो चीज़ नज़र आ जाएगी ये क्या डिफरेंट है। तो और इसमें क्या फ़र्क है, ये अपना ऑयल से चलती है, पेट्रोल वगैरह से चलती है, डीजल से चलती है, लेकिन ये जो है ये फ्यूल के बिना चल जाती है। साइकिल आपको पता है मैनुअली चलाते हैं, यही हमारी क्या हो जाएगी, डिफरेंट। उसके बाद है जी इंक इज़ टू पेन एज, इस तरह से रिलेशन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। आपको एक रिलेशन बता देंगे, फिर कहेंगे कि बताएं कि नेक्स्ट का रिलेशन क्या बनता है। तो इसका भी सिंपल आंसर ये है, इंक इज़ टू पेन का मतलब क्या हुआ, ये जो आपकी स्याही होती है वो कहता है ये आपका पेन से रिलेटेड है, ठीक है। तो बताओ कि यहाँ पर कौन सा नंबर आ कौन सा वर्ड आएगा, इज टू पेंसिल। तो पेंसिल के अंदर क्या होती है, देखो सिंपल सी बात है, हम पेन के अंदर क्या डालते हैं, इंक डालते हैं उसको लिखने के लिए। तो पेंसिल के अंदर क्या डालते हैं हम, पेंसिल के अंदर क्या हम नोटबुक डालते हैं, बिल्कुल गलत है, ये लिखने के लिए तो नहीं होती, ठीक है, ये तो उसके ऊपर हम लिखते हैं। और बुक भी नहीं डालते हम। नाइफ क्या उसमें हम छुरी डाल देते हैं, बिल्कुल भी नहीं। ये जो लेड आपको नज़र आ रहा है, LED लीड, ठीक है, ये लेड जो है यही एक केमिकल होता है जो कि पेंसिल के अंदर अपना डालते हैं, या कभी ख़त्म हो जाता है तो हमारी पेंसिल लिखना ख़त्म कर देती है। तो ये इंक जो होती है इसमें लेड टाइप की होती है, इसीलिए हमारे पास रिलेशन क्या बनेगा, लेड इज़ टू पेंसिल, क्योंकि इसका मतलब पेन के साथ लिखने का काम हो रहा है, तो इसके साथ भी ज़ाहिर सी बात लिखने का काम होगा, ये काम नहीं यहाँ पर नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इफ फेलो इज कोडेड एज 465531 देन द एलो इज कोडेड एज। तो इस तरह से कोड वाले सवाल भी आएंगे आपके पास। ये हालांकि अलग अलग पूरे चैप्टर्स हैं जो आपने करने हैं, क्लासेस के अंदर करने हैं। ये आपको तभी होंगे जब आप इसको रेगुलरली अलग अलग तरह से करोगे। मैं यहाँ पर सिर्फ एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, क्योंकि मैं सारे कंसेप्ट इसी वीडियो में समझाने लग जाऊँ तो ये वीडियो तकरीबन 10-12 घंटे की कम से कम होगी जाके, ये 10-12 घंटे से ज़्यादा की होगी जाके, बल्कि क्योंकि हम डेली 1 से 2 घंटे क्लास देते हैं इनके ऊपर। यहाँ पर है जी फेलो को कोड दिया गया है ये वाला, एलो को कोड जो है क्या देंगे हम, सिंपल सी बात है, यहाँ पे देख लो। अब इसको हम कैसे हल करेंगे, यहाँ पर हम मैं लिख रहा हूँ फेलो, ठीक है, ये मैं इसको एक बार दोबारा लिख दूंगा, आपने भी ऐसे लिख लेना है, ठीक है। फेलो को कोड दे रहे हैं मुझे वाला। अब इसका मतलब क्या है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 4655331, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि एलो को फन क्या कोड देंगे, तो इसको भी हल करना बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। देखो अब ये f की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 4 है, e की वैल्यू क्या है, 6 है, ठीक है। तो ये इसी की वैल्यू ही होती है, आपने इसके साथ कंपैरिजन करना है। e की वैल्यू क्या यहाँ पर 6, तो यहाँ पर एलो लिखा हुआ है ना, तो ये e है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 6, ठीक है जी। उसके बाद l की वैल्यू क्या है, 5 है, और अगले l की वैल्यू भी 5 है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 5। उसके बाद O जो है ये किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है, यहाँ पर आता है हम लिखते हैं 3 के। और यहाँ पर W है, तो W किसके इक्वल है, यहाँ पर 1 के इक्वल है। तो एलो का कोड ये हो जाएगा, बस कौन सा मुश्किल बात थी। जो भी नंबर हो उसके नीचे जो नंबर हो वो आप यहाँ पर उस नंबर के नीचे लिखते आएँ और आपका कोड आ जाएगा। तो एलो का कोड क्या हो जाएगा, 65531, जो कि यहाँ पर अवेलेबल है ऑप्शन नंबर बी पर। ये है कोडिंग वाला सवाल, ठीक है। जब आपको कोड दिया जाए तो आप ऐसे उस नंबर को, उस वर्ड को लिख लेना, उसके नीचे वो नंबर लिख लेना, फिर जो अगला अपना अल्फ़ाबेट आपके पास जो भी वर्ड हो आपके पास वो लिख लेना, उसके अकॉर्डिंग जो जो नंबर यहाँ पर आपको नज़र आए वो आप यहाँ पर लिखते आना, आपको आंसर मिल जाएंगे। नेक्स्ट है व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग्स
सीरीज़ EVEWEXE, और ये अब ये है अल्फ़ाबेट की सीरीज़ आ गई है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, कोई मुश्किल नहीं, ये भी कॉम्प्लिकेटेड कैसे है। यहाँ पर वो लिख रहा है E, ठीक है, उसके बाद लिखता है VE। अब यहाँ पर आप देखें ये लिखा हुआ है VE, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है WE, तो ये लिख रहा है WE, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है XE, तो ये लिख रहा है XE, और ये वहाँ पर Y लिख रहा है। तो क्या मतलब है, कोई मुश्किल भी नहीं है। देखो उसने क्या किया, V लिखा, फिर उसके साथ E लगा दिया, ये पहले वाला है, ठीक है। फिर उसने W लिखा और उसके साथ E लगा दिया, खुद ब खुद लगा रहा है, ठीक है। और X लिखा उसने ABC में, फिर E लगा दिया। और Y लिखा तो हम भी क्या करेंगे, E लगा देंगे, बस कौन सा मुश्किल है ये, क्योंकि वो पीछे से सारा काम यही कर रहा है, हर अल्फ़ाबेट के साथ ई लगाता आ रहा है, तो हम भी क्या करेंगे, ई लगा देंगे। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या रहेगा, ई रहेगा। लेकिन उसने यहाँ पर ऑप्शन में क्या किया, एक अगला नंबर भी पूछ लिया आपसे, अगला अल्फ़ाबेट भी पूछ लिया है। तो अगला अल्फ़ाबेट क्या रहेगा, वाई के बाद क्या है, जी है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, ई और जी रहेगा आंसर, क्योंकि उसने अगला अल्फ़ाबेट पूछ लिया है। तो ये हमारा पहला अवेलेबल है यहाँ पर, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट लेटर कम नेक्स्ट अल्फ़ाबेटिकली इन द वर्ड इन ऑर्डर इन द वर्ड ड्राइंग। वो पूछ रहा है कि कौन सा लेटर जो है वो अल्फ़ाबेटिकली अगर हम लिखें, अल्फ़ाबेटिकली इन ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि ABC की तरतीब से अगर लिखें, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकली इन ऑर्डर का याद रखना है, इसका मतलब होता है अगर हम ABC की जो तरतीब होती है उसके हिसाब से लिखें, तो बताओ कि वर्ड ड्राइंग के अंदर कौन सा लेटर जो है सबसे पहले आएगा। अब ये क्या पूछ रहा है आपसे, कि वो कह रहा है कि ये वर्ड है ड्राइंग, इसमें अगर हम लिखें कि सबसे पहला लेटर कौन सा आएगा, सबसे फर्स्ट लेटर कौन सा आएगा, अगर हम उसको तरतीब से लिखें, तरतीब से हम कैसे लिखते हैं, ABC को ऐसे लिखते हैं ना, A हो, B हो, C हो, तो इसको हम अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर अगर हम लिखें तो हमारा पहला A ही आएगा, क्योंकि इसमें जो A अवेलेबल है और ABC में A ही सबसे पहले होता है, ठीक है। तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर A आएगा। अगर हम इसको पूरे नंबर को लिखें तो हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, पूरे को लिखो है, A के बाद हमें वैसे B आना चाहिए, लेकिन B इसमें अवेलेबल नहीं है, तो हम हमारे पास एक छोटा जो नंबर है ये यहाँ पर D है, ठीक है। तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से बनेगा, अल्फ़ाबेटिकल D हो जाएगा, उसके बाद I हो जाएगा, फिर R N G, इस तरह से G हो जाएगा यहाँ पर। तो ये इस तरह से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर बनेगा। लेकिन उसने हमसे पहला नंबर पूछा है, बस पहला ही लेटर पूछा है, जस्ट पहला लेटर पूछा है, तो A इसमें अवेलेबल है, इसलिए हमारे पास आंसर क्या रह जाएगा, ये वाला रह जाएगा, A जहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं जी। विच नंबर इज़ आउट ऑफ द लिस्ट, कौन सा नंबर है वो कहता है आउट ऑफ द लिस्ट है। आउट ऑफ द लिस्ट कब होता है, आपने देखना है कि किस में क्या खासियत सेम मिल रही हैं। यहाँ पर है 8, यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 7, यहाँ पर है 12। अब आप कहेंगे सर ये तो सारे नंबर हैं, इसमें से कैसे पता करेंगे कौन सा आउट ऑफ द लिस्ट है, क्योंकि सारे तो नंबर ही हैं ना आपके सामने। इसका आप पता यूँ लगाओगे, ये चेक करना है कि इनमें से जुफ्त आदाद कौन से हैं और ताक आदाद कौन से हैं, मतलब इवन नंबर कौन से हैं और ऑड नंबर कौन से हैं। ऑड नंबर मतलब 1 3 5 7 9 11 13, ठीक है। और जुफ्त कौन से होते हैं, इवन नंबर जिसे हम कहते हैं इवन नंबर 2 4 6 8, ये हमारे क्या होते हैं, इवन नंबर। अब ये गौर से देखो, 8 जो है हमारे पास ये एक इवन नंबर है, ठीक है। 4 भी इवन नंबर है और 12 भी क्या है, इवन नंबर है, ये जुफ्त आदाद है, ठीक है। लेकिन जो 7 है ये हमारे पास ऑड नंबर है, और यही हमारे से डिफरेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये तीनों जो हैं इनमें खासियत सेम पाई जा रही है, ये सारे इवन नंबर है, लेकिन 7 जो है ये ताक आदाद है, इसलिए हमारा आंसर क्या रहेगा, 7 रहेगा, क्योंकि ये इवन नंबर नहीं है बल्कि ये एक ऑड नंबर है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो नंबर्स को आपने ऐसे आइडेंटिफाई करना है। अगला है जी, A इज़ द फादर ऑफ B बट B इज़ नॉट एज सन, व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ B टू A। वो कह रहा है कि A जो है बाप है, फादर है, किसका फादर है, A जो है फादर है B का, लेकिन जो B है, B इज़ नॉट एज सन। जो B है ए का, वो कहता है कि लेकिन बेटा नहीं है, व्हाट इज़ द रिलेशन B टू A। अब यहाँ पर हैरानी की बात है, वो कह रहा है कि बताओ कि B का A से क्या रिलेशन बनता है इस वक्त। अब यहाँ पे दिमाग लगाओ थोड़ा सा, वो कह रहा है कि A B का बाप है, लेकिन वो कहता है B तो उसका बेटा है ही नहीं। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ये कैसे पॉसिबल है सर कि वो उसका बाप है लेकिन बेटा कह रहा है कि मैं उसका बेटा ही नहीं हूँ। तो याद रहे कि यहाँ पर नंबर, यहाँ पर अपने ये वर्ड देखना, यहाँ पर लिखा हुआ है नॉट एज सन। एज का सन नहीं है, बेटा नहीं है, लेकिन बेटी तो हो सकता है ना। यहाँ पर सन का वर्ड है, तो इसका मतलब ये है वो तो इसका बाप है, ये तो कन्फर्म है, इसका मतलब ये उसकी औलाद तो है ही है, लेकिन ये लाजमी तो नहीं है कि वो बेटा ही हो, बेटी भी तो हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि ये इसकी जो है डॉटर है।
तो यही हमारा लॉजिक यहाँ पर रहेगा। इस तरह के सवाल भी होंगे आपको कंफ्यूज करने के लिए। ये इसका बेटा नहीं है लेकिन बेटी तो हो सकता है ना, क्योंकि वो तो कन्फर्म है कि वो उसका बाप तो है ही है, ठीक है। इसलिए हमारा आंसर क्या रहेगा, डॉटर रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। माई मदर इज सिस्टर ऑफ यूर ब्रदर, व्हाट रिलेशन आई एम टू यू। मेरी अम्मी, वो कह रहा है कि सिस्टर है आपके भाई की, ठीक है जी। व्हाट रिलेशन आई एम टू यू, मेरा आपसे क्या रिलेशन बनता है। जब इस तरह के सवाल आए, रिश्तेदारों वाले सवाल आए, तो आपने हमेशा अपने आप को उसके ऊपर रखना है। इसको आपने आप खुद समझना है कि मेरी अम्मी जो है, माई मदर है, इज सिस्टर ऑफ यूर ब्रदर। अब मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल कि मेरी जो अम्मी हैं वो आपके भाई की क्या है, सिस्टर हैं। आपके भाई की सिस्टर हैं का मतलब क्या हुआ कि वो आपकी भी सिस्टर है ना। आपके भाई की सिस्टर जो होगी, ये आपको कंफ्यूज कर रहा है, इससे कुछ भी बात नहीं है। आपको सिंपल भी कह सकता था कि वो आपकी बहन है, ठीक है, लेकिन वो क्या कर रहा है, आपके भाई की बहन है। आपके भाई की बहन है का मतलब तो यही हुआ ना कि वो आपकी भी बहन है। जाहिर सी बात है, आपकी जो भाई की बहन होगी वो आपकी बहन तो बनेगी। इसका मतलब है जो मेरी अम्मी है वो आपकी जो है ना बहन बनती है, ठीक है। और उसके बाद पूछा गया है व्हाट रिलेशन आई एम टू यू, क्योंकि मेरा तुम्हारे से क्या रिलेशन बनता है, ठीक है। मेरा रिलेशन क्या बनेगा, अगर मेरी अम्मी तुम्हारी बहन हो तो जाहिर सी बात है तुम मेरे मामू लगोगे। जब मामू लगोगे तो मैं तुम्हारा क्या लग जाऊंगा, भांजा लगूंगा। भांजा को क्या कहते हैं इंग्लिश में, नेफ्यू कहते हैं, ठीक है। भांजी हो या भांजा हो, उसको इंग्लिश में नेफ्यू ही कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर नेफ्यू हो जाएगा। ना तो आप मेरे कज़न लगते हो, ना ही आप मेरे ब्रदर लगते हो, ना ही आप मेरे अंकल, क्योंकि आप मेरे लगते हो मामू। जब मामू लगते हो तो मैं आपका भांजा लगता हूँ, तो यही मेरा आपके साथ रिलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट, कंप्लीट द नंबर सीरीज़। इस नंबर सीरीज़ को कंप्लीट करना है, कंप्लीट कर लेते हैं इसको। 2, 4, 6, उसके बाद है जी 20। आपने पता करना है कि इनमें जमा हो रहा है या मल्टीप्लिकेशन हो रही है। मैं चेक करता हूँ इसको, चेक करता हूँ। तो अगर 2 से 6 बनाया तो इसका मतलब यहाँ पर उसने प्लस किया है 4 को, ठीक है। उसके बाद है जी 6 से 12 बनाया है तो इसका मतलब है उसने यहाँ पर प्लस किया है कितने को, 6 को, क्योंकि 6 और 6 क्या हो जाते हैं, 12 हो जाते हैं। 12 से अब 20 बन गया है तो इसका मतलब है उसने क्या किया, यहाँ पर प्लस किया हुआ है 8 को, ठीक है। तो ठीक है, ये भी अब लॉजिक बनता जा रहा है। 20 से बन रहा है 30, तो 20 से 30 कब बनता है, जब हम इसमें 10 जमा कर दें, ठीक है। 20 और 10 क्या होते हैं, 30 हो जाते हैं। अब लॉजिक देखो, यहाँ पर हमारी सीरीज बनती आ रही है, सिंपल सी बात है। 4, 6, 8, 10, ये हमारे पास जुफ्त आदाद की सीरीज बन रही है। जुफ्त आदाद जो है हमारे जमा होते हुए आ रहा है। जुफ्त आदाद मतलब इवन नंबर, 2, 4, 6, 8, 10। तो 10 के बाद हमारा अगला जुफ्त आदाद क्या होता है, वो होता है 12 होता है, ठीक है। जिसे अगला हमारा इवन नंबर 10 के बाद क्या होगा, 12 होगा। तो हम क्या करेंगे, अगला नंबर कैसे हासिल करेंगे, इसमें अगर हम 12 जमा कर देंगे तो हमें अगला नंबर मिल जाएगा। तो 30 के अंदर आप 12 जमा करें तो जो आंसर आएगा वही आपका जवाब रहने वाला है, 2 और ये हो जाएगा 4। तो 42 हमारा बनेगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा अगला नंबर क्या आएगा, 42 आएगा लॉजिक के हिसाब से। तो आंसर भी क्या रहेगा, 42 रहेगा। कोई मुश्किल सवाल नहीं है, सिंपल से सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। नेक्स्ट, राइट नेक्स्ट 2 नंबर्स 5, 3, 6, 4, 7, 5, 8, 6। अगले 2 नंबर्स आपने यहाँ पर लिखनी है, आपसे पूछा गया है। तो इसको भी लिखना बहुत ही आसान है, 5, 3, 6, 4, 7, 5, 8, 6। अब इसको चेक करो, क्या इसमें जमा हो रही है या इसमें माइनस हो रही है। तो 5 से क्या बन गया है, 3 बन गया है। तो इसका मतलब है यहाँ पर क्या हुआ है, 2 माइनस हुए हैं, ठीक है। चलो मैं लिख देता हूँ इसको, ठीक है। 5 से 3 ऐसे बनता है ना, 3 से अब 6 बन गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर 3 क्या हुए हैं, प्लस हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद 6 से बन गया है 4, इसका मतलब यहाँ पर माइनस क्या हुए हैं, 2 माइनस हुए हैं। 4 से बन गया है 7, इसका मतलब यहाँ पर उसने फिर 3 प्लस कर दिया उसके अंदर। 7 से बन गया है 5, इसका मतलब वहाँ पर दोबारा से -2 हो रहा है, ठीक है। 5 से क्या बन गया है, 8 बन गया है, इसका मतलब यहाँ पर उसने 3 को जमा किया है। 8 से 6 बन गया, इसका मतलब उसने यहाँ पर क्या कर दिया, दोबारा से 2 को माइनस कर दिया। अब क्या लॉजिक समझ आ रहा है आपको, वो क्या करता है, एक नंबर में से माइनस कर देता है 2 को, फिर 3 जमा करता है, फिर 2 माइनस करता है, 3 जमा करता है, 2 माइनस करता है, 3 जमा करता है, 2 माइनस करता है। तो हम भी क्या करेंगे, अगला 3 जमा कर देंगे, क्योंकि वो ऐसे ही रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगला नंबर हासिल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 3 क्या कर देंगे, जमा कर देंगे। तो 6 और 3 क्या हो जाता है, 9 हो जाता है। तो हमारा अगला नंबर क्या रहेगा, 9 रहेगा। और यहाँ पर उसने फिर आपसे 2 नंबर पूछ लिए हैं, तो 2 नंबर भी हम निकाल सकते हैं कि 3 उसने हमने जमा किया था, फिर अगला लॉजिक क्या है, 2 माइनस कर देना है, ठीक है। तो 9 में से 7 के बाद कितने बचेंगे, 9 में से 2 के बाद कितने बचेंगे, 7 बच जाएंगे, ठीक है। तो लॉजिक क्या रहेगा, 3 जमा किया, 2 माइनस किया, 3 जमा किया, 2 माइनस किया। ये हमारी सीरीज़ है यहाँ पर।
तो 9 और 7 हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, फिंगर इज टू एल्बो एज टो इज टू। जो आपकी फिंगर है वो कहता है इसका ताल्लुक आपकी कोहनी के साथ है, ठीक है। ये फिंगर का ताल्लुक कोहनी के साथ है, ठीक है, मतलब वो आपके हैंड को स्किप कर रहा है, ठीक है। उसके बाद है टो, जो है आपका जो अंगूठा होता है पाँव का, वो उसका ताल्लुक किसके साथ है? जाहिर सी बात है वो किसके साथ होगा, वो पाँव को आपको स्किप करना होगा, जो आपकी नी है उसके साथ रहेगा। क्योंकि रिलेशन क्या बन रहा है, उसने कहा है फिंगर का ताल्लुक हालांकि हैंड के साथ होना चाहिए ना, हैंड के ऊपर होती है फिंगर ना, लेकिन वो कह रहा है कि नहीं, इसका ताल्लुक आपकी कोहनी के साथ है, ये कोहनी जो आपकी है, ठीक है, एल्बो है जो आपकी, इसके साथ है। तो उसने हैंड को स्किप कर दिया। हम भी क्या करेंगे, ये जो हमारा अंगूठा है पाँव का, हम पाँव को स्किप कर देंगे। पाँव के ऊपर जो चीज़ होती है वो नी होती है, हमारे घुटने होते हैं, तो इसलिए हम कहेंगे कि इसका रिलेशन देखते हुए हम कहेंगे इसका ताल्लुक नी के साथ है, ठीक है। वही सेम रिलेशन जो वो लगा रहा है, हमने वही लगा के ही उसको आंसर देना है। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, इसमें पूछा गया कि इस सीरीज में अगला नंबर क्या आएगा, इसको भी देख लेते हैं। देखते हैं कि जमा माइनस हो रहा है या अपना ज़र्ब हो रही है। 10 से क्या बन गया, 20 बन गया। इसका मतलब उसने यहाँ पर क्या किया है, जमा कर दिया है 10 का, ठीक है। 10 के ना 10 जमा किया तो 20 बन गया। 20 से क्या बन गया, 30 बन गया। इसका मतलब दोबारा से उसने 10 जमा किया है। 30 से 40 बन गया, मतलब दोबारा से 10 जमा हुआ है। 40 से 50 बन गया, मतलब दोबारा से 10 जमा हुआ है। तो अगला नंबर हमने फाइंड करना है, तो आसान है, मतलब सब नंबर में 10 10 जमा हो रहे हैं, तो हम भी क्या करेंगे, अगला नंबर हासिल करने के लिए 10 क्या कर देंगे, इसमें जमा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 60। तो कौन सी मुश्किल बात है इसमें, 60, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं, 10, 50, 250 और 1250। इसको आपने कंप्लीट करना है, ठीक है। ये भी नंबर सीरीज़ है हमारे पास। अब हम इसको चेक करते हैं कि इसको अगर हम यहाँ पर प्लस करते हैं 40 को, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 40 से 250 हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जमा करता हूँ, चलो 200 को, ठीक है। लेकिन ये लॉजिक नहीं बनेगा आपके पास, जब इतना लंबा गैप आ जाए ना, तब लॉजिक नहीं बनता है। गैप लॉजिक उस वक्त बनता है या तो नंबर सेम टाइप के रिपीट हो रहे हों, या थोड़ा बहुत गैप हो, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10, इतना बहुत गैप हो ना, तो अब हमारा लॉजिक बन जाएगा, वरना लॉजिक हमारे पास नहीं बनेगा। तो इसका मतलब है यहाँ पर जमा हो ही नहीं रहा है, यहाँ पर ज़र्ब होगी, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन चेक करता हूँ, 10 से 50 बना है, तो मतलब 10 को उसने 5 के साथ ज़र्ब किया है। 10 ज़र्ब 50, 5 क्या होता है, 50 होता है। 50 से क्या बन गया, 250 बन गया है। इसका मतलब उसने इसको भी 5 के साथ ज़र्ब किया है। देखो इसको करके आप चेक भी कर सकते हो कि 50 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 5 के साथ, ये 0 हो जाएगा, 5 5 क्या हो जाएगा, 25। तो 250 कैसे बना है, उसने 50 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, और 250 से वो बना रहा है दोबारा से 1250, इसने दोबारा से 5 के साथ मल्टीप्लाई किया है। कैसे, इसको चेक भी कर सकते हैं आप, कोई मुश्किल नहीं है। 250 ज़र्ब 5 के साथ मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 ज़र्ब 0 0 हो जाएगा, 5 5 25, 5 दूने 10, 10 और 2 क्या हो जाएगा, 12, तो 1250 ये भी बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, समझ आ रहा है आपको, कि वो हर नंबर को 5 के साथ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। तो हम भी क्या करेंगे, अगला नंबर हासिल करने के लिए 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देगा। अगर हमने अगला नंबर हासिल करना है तो हम क्या करेंगे, 5 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इसको चेक कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करके 1250 ज़रूर कर देंगे 5, 5 0 0 हो जाएगा, 5 5 क्या हो जाएगा, 25, 2 हासिल, 5 दूने 10 और 2 क्या हो जाएंगे, 12, 5 1 5 और ये हो जाएगा 6, 6250 हमारा क्या रहेगा नंबर, ये रहा, ठीक है। 6250 हमारा नेक्स्ट नंबर रहेगा। तो ऐसे हमने हल करना था। यहाँ पे लॉजिक हो रहा था कि 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन हो रही थी, अगला नंबर हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई करके हासिल कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगल इज टू डबल एज 1 इज टू। वो कह रहा है कि सिंगल जो है वो डबल है, ठीक है, मान लेते हैं जो लॉजिक दे रहा है, ठीक है। तो बताओ 1 इज टू, तो 1 क्या है, 10 है, ट्वाइस है, 3 है, 2 है, तो 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्योंकि सिंगल अगर एक चीज़ डबल के बराबर है तो 1 भी जाहिर सी बात है 2 के बराबर होगी, वो रिलेशन हमें लगाना है, तो 1 का ताल्लुक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आ जाते हैं नॉन वर्बल। नॉन वर्बल सवाल भी कुछ इस तरह से होते हैं, इनके पीछे भी लॉजिक छुपे होते हैं जिनको सीखना पड़ता है। ये भी सब्जेक्ट ही हैं, जैसा कि आपने अपनी क्लासेस के अंदर फिज़िक्स को सीखा था, इंग्लिश को सीखा था, आपको टीचर पढ़ाते रहे हैं, 2-2 साल आपको पढ़ाते रहे हैं, आप उसके सवाल याद करते थे, मैथ के क्वेश्चन जाके घर में करते थे, पूरा साल पढ़ते रहते। ये भी तो एक सब्जेक्ट है ना, और सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इंटेलिजेंस टेस्ट, क्योंकि ये अगर आपका पास नहीं होगा तो आपको नेक्स्ट पेपर शो नहीं होगा। तो ये आपने सीखनी है, इसके भी चैप्टर्स
लेटर्स होते हैं, नंबर सीरीज़, अल्फ़ाबेट सीरीज़, रिलेशंस वाले सवाल, डायरेक्शंस वाले सवाल, बहुत सारे इसके जो है ना चैप्टर वाइज है और इसको अलग अलग क्लासेस में कवर किया जाता है। तो आपने ये सारे सीखने हैं। तो यहाँ पर है नॉन वर्बल, इसके कुछ हम क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हमारी क्लास एंड हो जाएगी। फिर अगले में मैं आपको एकेडमिक करवा दूंगा, वो हमारी फ्री क्लासेज हैं, ताकि हर बच्चा वहाँ से एक बार देख ले, उनको फ्री में गाइडलाइंस मिल जाए। पहला सवाल है यहाँ पर, वो कह रहा है कि इस तरह की फिगर आपको दी जाएगी, कहा जाएगा कि ये फिगर इस तरह से है, तो बताओ ये कैसे बनेगी। इस टू लिखा हुआ होगा यहाँ पर, ठीक है, तो ये आपने पहचान कर लेनी है। वो कह रहे हैं कि ये पिक्चर इस तरह बन जाती है, ठीक है, तो बताओ ये पिक्चर कैसे बनेगी। यहाँ से आपके पास 4 ऑप्शन अवेलेबल होंगे, वो आपने लगाने होंगे। तो इसको आप कैसे फाइंड करेंगे, आपने लॉजिक चेक करना है इसके अंदर भी कि कौन सा लॉजिक हमारा इसमें लग रहा है। अब ये पिक्चर ऐसे बन रही है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको और नज़र आए अच्छे से। अब आपने देखना है कि ये पिक्चर ऐसे कैसे बनी है, सेम टू सेम लॉजिक आपने उस पर लगाना है और आपका आंसर आ जाएगा। जैसा कि अब उसने यहाँ पर क्या चेंजिंग की है, उसने चेंजिंग कुछ भी नहीं की। ये जो उसने क्या किया हुआ था, ऐसे नंबर दिए हुए थे, उसने क्या किया, इसका एक पोर्शन जो था ये वाला उठा लिया, ठीक है, ये उठा के बाकी को उसने ख़त्म कर दिया, ऐसे कैंसिल कर दिया, ठीक है, ये उठा के उसने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, समझ आ गया हमें ये भी, ठीक है। और ये वाला भी उसने उठा के क्या कर दिया है, सेम टू सेम पोर्शन उठा के यहाँ पर उसने ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब उसने एक और यहाँ पे चेंजिंग क्या की है कि ये जो हमारे पास उसने पोर्शन उठाया है, लेकिन उठाने के साथ साथ उसने इसको फिल कर दिया। अब हालांकि ये फिल नहीं था, ठीक है, ये फिल कर दिया, यहाँ पे देखें ना फिल हुआ पड़ा ये सारा ब्लू कलर, यहाँ पे फिल है सारा। तो उसने क्या चेंजिंग की है, वो क्या किया, उसने जिसके अंदर ये चीज़ अवेलेबल थी, 2 शेप अवेलेबल थी हमारी, तो उसने उस वाले पोर्शन को उठाया और उस एरिया को भी क्या कर दिया, फिल कर दिया। तो हम भी क्या करेंगे, ये जो पूरी शेप है देखेंगे किस में हमारी 2 शेप अवेलेबल हैं, 2 शेप वाले हम उस एरिया को उठा लेंगे और उसके अंदर वाला जो पार्ट है उसको हम फिल कर देंगे। तो हमारे पास 2 शेप किस में अवेलेबल है, इसमें अवेलेबल है, ठीक है। तो हम ये वाला पार्ट उठाएंगे और ये वाला इस साथ फिल हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो हमने ढूंढना है इस तरह की फिगर कहाँ पर है। इस तरह की फिगर आपको कहाँ नज़र आ रही है, ये आप फिगर देख रहे हैं जिसमें जो है ना ये वाला पार्ट उसने उठाया हुआ है। देखो दोबारा से मैं इसको अरेंज करता हूँ, ये वाला पार्ट उसने उठाया हुआ है, ये देख सकते हैं हम यहाँ पर, और इसके अंदर उसने फिगर डाली हुई है और ये वाला एरिया फिल है। ये हमारी गलत आंसर है, क्योंकि इसने ये वाला एरिया फिल नहीं किया हुआ और इसने इसके अंदर वाले को फिल किया हुआ है। ये भी हमारा गलत आंसर रहेगा, क्योंकि इसने ये इस वाले एरिया को फिल नहीं किया हुआ, ठीक है। तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट लॉजिक बन रहा है, जैसे कि उसने यहाँ पर किया था। तो हमारा आंसर यहाँ पर ये वाला ठीक रहेगा। तो आंसर क्या रहेगा हमारा, ऑप्शन ए रहेगा। तो ये है हमारा लॉजिक फाइंड करने का तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, वो कह रहा है कि ये वाली पिक्चर ऐसे हो जाती है, ठीक है, तो बताओ ये वाली कैसे हो जाएगी। अब इसको ज़रा गौर से देखो, ये एक बगैर इम्पिटी पिक्चर है, ठीक है। यहाँ पर उसने क्या कहते हैं, इसको मुसलस बना दिया। ये कैसे बनी है, बेसिकली उसने क्या किया, इस तरह से इसके साथ लाइन अटैच की, इस तरह से ऐसे लाइन अटैच की और इस तरह से, तो इस तरह से ये नेक्स्ट पिक्चर बनी है हमारे पास, ठीक है। तो अब हम भी क्या करेंगे, जो अगली पिक्चर है हम क्या करेंगे, उसकी लेंस बना देंगे। देखो हम अगर इसको ऐसे अटैच कर दें, वही वाला लॉजिक लगा दें, तो हमारी अगली पिक्चर इस तरह की होनी चाहिए। तो ये आपको कहाँ पर नज़र आ रही है, ये आपको नज़र आ रही है ये वाली, ठीक है। ये वाली गलत है, क्योंकि इसमें उसने फिल भी किया हुआ है, फिल नहीं किया उसने, बगैर फिल के किया हुआ, ठीक है। तो इस तरह की पिक्चर हमारी ये बन रही है। तो इसी तरह से आपने यहाँ पर अपना लॉजिक ढूंढना है, अपना दिमाग थोड़ा सा लगाना है, तो आपको आ जाएगा। समझ आई है मेरी बात ना। इस तरह से उसने मैच करके यहाँ पर लेंस लगा दी, तो हमने भी लेंस लगा के इस तरह की पिक्चर यहाँ पर ढूंढ ली। तो आंसर क्या रहेगा आपका, यहाँ पर बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, इस तरह की पिक्चर वो कहता है इस तरह की बन गई है, तो बताओ ये किस तरह से बनेगी। अब देखो ज़रा गौर से, यहाँ पर क्या तब्दीली हुई है, आपने हमेशा नोट करना है कि ये जो पिक्चर ऐसे बनी है इसमें तब्दीली क्या हो रही है, तभी आपको अगली पिक्चर का अंदाज़ा होगा। तब्दीली क्या हुई यहाँ पर, उसने ये वाली पिक्चर यहाँ पे लिख दी। अब तब्दीली उसने क्या की, ये जो है ना इसके एरो के निशान देखो, जब एरो का सवाल होना तो आपने उसके एरो का निशान देखने हैं कि इसका एरो का जो साइन है वो किस तरफ है। इसका जो एरो का साइन है वो कुछ इस तरफ है, इस साइड पर रुख कर है। उसने क्या किया, जब दूसरी बार उस पिक्चर को लिखा तो इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी। अब एरो का निशान इस साइड पे हो गया, देखो ना, पहले उसका निशान ऐसे था, लेकिन दूसरी बार उसने क्या किया, यहाँ पर इस एरो का निशान कुछ इस साइड पे कर दिया, मतलब उसने इसकी डायरेक्शन को अपोजिट कर दिया, ठीक है। पहली चेंजिंग यहाँ पर आपको ये नज़र आ रही है। नंबर 2 चेंजिंग देखो, यहाँ पर सेम टू सेम नीचे भी देखो, तो इसका एरो का साइन इस तरफ है, जब वो उस तरफ लिखता है तो इसका एरो का साइन वो इस साइड पे कर लेता है, इस आपके इस हाथ पे कर लेता है ना। अपने हाथ को देखो गौर से, दोबारा से देखो, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आए। ये आप मेरा हाथ देख रहे हो, ठीक है, जहाँ पर उसका एरो का साइन है। अब क्या हो रहा है यहाँ पर,
जब वो यहाँ पर लिखता है तो वो एरो का साइन मेरे इस हाथ पे ले आता है, ठीक है। तो डायरेक्शन क्या हो रही है आपकी अपोजिट। तो पहला काम क्या हुआ है, इसकी डायरेक्शन उसने चेंज की है, और दूसरा काम उसने इसकी भी डायरेक्शन यहाँ पर चेंज कर दी है, इसके एरो का साइन इस साइड पे कर दिया, ठीक है। नंबर 1 काम ये। नंबर 2 में देखो, यहाँ पर भी इसका जो एरो साइन है वो यहाँ पर इस साइड पे है, और ये यहाँ पर ये इस साइड पे हो रहा है। तो मतलब क्या है कि ये अंदर के एरो का साइंस भी है वहाँ पर, वो भी चेंज कर रहा है, ठीक है। और अंदर भी देखो यहाँ पर नेक्स्ट है, ये इसका भी एरो का साइन इस तरफ था और इसने इसका इस तरफ कर दिया। अब सिंपल सी बात ये समझ आ रही है कि वो एरो के साइन उल्टे कर रहा है, कुछ भी नहीं किया उसने अगले पिक्चर के अंदर। जैसा कि इसका एरो का साइन ऊपर की तरफ है, जब उसने इसको इधर लिखा तो इसका साइन नीचे कर दिया, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, एरो के साइंस को सिर्फ उल्टा कर रहा है, ठीक है। और एरो भी काउंट कर लो कि उसने पूरे लिखी हैं या नहीं लिखी हैं, ठीक है। एरो काउंट करने का तरीका क्या होता है, देख लो, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8, ठीक है। यहाँ पे देख लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो एरो उसने बिल्कुल बराबर लिखे हैं। बाज़ वक़्त क्या होता है, एरो भी कम कर देते हैं, ठीक है। तो उसने एरो बराबर लिखे हैं, लेकिन हर एरो की सिमत को चेंज कर दिया है। अब हमने इस पिक्चर को फाइंड करना है, ऐसी पिक्चर फाइंड करनी है जो इसके अपोजिट साइन वाली हो। मतलब क्या है, ये जो एरो का साइन है ये अब इस तरह नहीं होगा, बल्कि ये कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर देख लेते हैं, इस पहली पिक्चर को हम देखते हैं। इसका साइन इस तरफ है, ठीक है। अच्छा, इसका साइन देखो अपोजिट होना चाहिए, तो इसका साइन अपोजिट, ये भी ठीक है, हमारा दूसरा एरो भी ठीक है। तीसरे से एरो को चेक करो, तीसरे एरो का साइन इस तरफ है और इसका इस तरफ है, ये भी समझ आ रहा है, ठीक है, ठीक है। चौथे को चेक करो, ये है इस तरफ, तो ये इस तरफ होना चाहिए, ये भी सही है, ठीक है। और इसका साइन अपना इस साइड पे है और इसका साइन उस साइड पे है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। और इसको चेक करो, ये भी इस साइड पे है और ये इस साइड पे है, तो मतलब ये ठीक है, आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। अब साइड वाले चेक कर लो, साइड वाले ये नीचे की तरफ है और ये ऊपर की तरफ है, ये भी ठीक है। और ये नीचे की तरफ आ रही, ये वाला हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। तो एरो का साइन जहाँ पर बिल्कुल उल्टे हों उसके, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसने पिछले अपने जो फिगर है उसमें यही वाला लॉजिक लगाया था, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर है जी ये वाली पिक्चर, वो कहता है ऐसी बन गई है एज। तो ये वाली पिक्चर बताओ कैसी बनेगी, देख लेते हैं इसको भी। उसने क्या किया यहाँ पर, उसने यहाँ पर कुछ इस टाइप की चेंजिंग की है। उसने क्या किया बेसिकली, ये जो आपको प्लस का साइन नज़र आ रहा है, उसने इसको क्या कर दिया, इस पिक्चर के अंदर लिख दिया है। देखो ना यहाँ पर लिखा हुआ है ना, इस पिक्चर के अंदर। कैसे बनाई है इसने ये वाली पिक्चर, ये ऐसे बनाई है कि इसने इसके अंदर इसको डाल के इसके अंदर लिख दिया, ठीक है। और सेम टू सेम इस पिक्चर को इसके अंदर उसने एंटर कर दिया। देखो ना, ये जो बनी हुई है, ये सर्कल है और ये हमारे पास ट्रायंगल है। तो ये मुसलस और ट्रायंगल इसमें कैसे की हुई है, उसने वो क्या कर रहा है, इस पिक्चर को इसके अंदर डाल रहा है, इसको इसके अंदर डाल रहा है। तो हम भी सेम टू सेम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुई है बेसिकली ये, ठीक है। ऐसे ये वाली पिक्चर इसके अंदर एंटर कर दी और ये वाली इसके अंदर एंटर कर दी। तो हम क्या करेंगे, अगला फिगर कैसे ढूंढेंगे कि इस फिगर को हमने यहाँ पर लिखना है, ठीक है। इस तरह की हमारे पास पिक्चर बन जाए और ये वाली फिगर जो है ये इसके अंदर आनी चाहिए इस तरह से। आप ढूंढ लेंगे ये इस तरह की पिक्चर कहाँ पर है, जी आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लूँ। अच्छा, तो ये वाली जो आपको नज़र आ रही है, ये वाली क्वेश्चन नंबर डी, ठीक है। ये वाली इसकी ऐसी पिक्चर बन रही है, ठीक है, क्योंकि ये इसके अंदर आ गया है और ये इसके अंदर आ गया। और ये वाली आपकी गलत रहेगा आंसर, क्योंकि इसने यहाँ पर फिल किया हुआ है, ठीक है। फिल नहीं भी ख्याल करना है आपने, इसी तरह की ही पिक्चर होनी चाहिए। जैसा कि जालीनुमा पिक्चर है, सेम टू सेम वैसी जालीनुमा पिक्चर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। वैसे इसका जो आंसर है ना, हाँ यही वाला बनेगा, ये नहीं करना आपने, ये गलत है, ठीक है। गलत क्यों है, क्योंकि इसने ये एक और तरह का साइन लिया हुआ है। साइन भी इस तरह का होना चाहिए, जैसा कि डबल उसने लाइन दी हुई ना, ऐसे इस तरह का साइन होना चाहिए। तो ये हमारे पास आंसर क्या रहेगा, डी रहेगा। नेक्स्ट अगला है जी, ये वाला वो कहता है इस तरह हो जाता है, तो बताओ ये वाला कैसे बनेगा। तो अब देख लेते हैं इसके में क्या चेंजिंग हुई है। पहली चेंजिंग इसमें क्या हुई है, ये जो पहला एरो था उसने एरो को साइन को चेंज कर दिया, अब वो अपोजिट डायरेक्शन में ले आया। तो पहले एरो जो है इसका साइन इस तरफ है, लेकिन अब ये इस तरफ हो रहा है, ठीक है। नंबर 1 चेंजिंग ये हुई है। नंबर 2 उसने क्या किया, दूसरे एरो को चेंज किया है, दूसरे एरो को उसने चेंज नहीं किया, ठीक है, दूसरा एरो वैसे ही रखा है। उसके बाद फिर देखते हैं तीसरा एरो। तीसरे एरो को देखो, तीसरे एरो की डायरेक्शन इस साइड पे थी, तो उसने तीसरे की भी डायरेक्शन को चेंज नहीं किया, ठीक है, वैसे की वैसी ही डायरेक्शन उसने रखी है यहाँ पर।
अब है चौथा एरो है यहाँ पर, चौथे एरो की डायरेक्शन उसने चेंज कर दी। देखो ना, ये इस साइड पे है और अब उसने इस साइड पे कर दिया। अब वो क्या कर रहा है आपके साथ, इन दो एरो की तो डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, लेकिन ये जो पहला और आखिरी एरो है इनकी डायरेक्शन वो क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो हम भी वैसा ही करेंगे, ये जो हमारे दो एरो रहेंगे इनकी डायरेक्शन हम कुछ नहीं कहेंगे इनको, इसकी डायरेक्शन भी चेंज कर देंगे और इसकी भी डायरेक्शन चेंज कर देंगे। इसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे तो कुछ ये इस तरह से हो जाएगा, इसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे कुछ इस तरह से हो जाएगा। जो हमारे पास फिगर बनेगी कुछ इस टाइप की बनेगी। देख लेते हैं हम यहाँ पर कहाँ पर, ये वाली, ठीक है, ये वाले। इसने पहले की भी हमने डायरेक्शन चेंज कर दी और दूसरे की भी चेंज कर दी, और बीच वाले की चेंज नहीं करनी क्योंकि लॉजिक में ही ऐसा है, बीच वाले की उसने चेंज ही नहीं की है, इसलिए हम वहाँ पर भी चेंज नहीं करेंगे। तो हमारा आंसर ये रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, ये वाला पिक्चर इस तरह से बन जाती है और ये वाली पिक्चर कैसे बनेगी, देख लेते हैं इसको भी। अब यहाँ पर क्या लॉजिक इस्तेमाल हुआ है, ये देखो, अब ये 3 सर्कल्स हैं और एक यहाँ पर ट्राइएंगल है। अब उसने क्या किया है, इस एक सर्कल को क्या कर दिया, बड़ा कर दिया ऐसे, उसने यहाँ पर लिखा ना, ये बड़ा करके लिख दिया ऐसे, और बाकी 2 सर्कल उसने स्किप कर दिए, ठीक है। एक जो पिक्चर शेप थी उसको उसने बड़ा कर दिया। अब ये जो थी ट्राइएंगल, उसने इसको उठा के इसके अंदर लिख दिया, लेकिन उलट कर दिया। देखो उलट कैसे कर दिया, मतलब इसकी शेप तो कुछ इस तरह से बन रही है ना, इस तरह से, ठीक है, लेकिन इसने क्या किया है, इसको उलट करके ऐसे लिख दिया है। तो उसने यहाँ पर, मैं दोबारा बना लेता हूँ, इस तरह से उसने इसको है ना उठा के इसके अंदर एंटर कर दिया है, ठीक है। अब एक नंबर 1 काम क्या हुआ है कि इसने इस पिक्चर को जूम आउट कर दिया, बड़ा कर दिया, ठीक है, वो समझ आ गया। नंबर 2 पे उसने काम ये किया है कि इस जो है इसको उठा के उसने यहाँ पर उलट करके रख दिया, ठीक है, ये भी नंबर 2 चीज़ें समझ आ गई। नंबर 3 पे चीज़ें क्या हुई, ये यहाँ पर फिल थी लेकिन यहाँ पर ये फिल नहीं की उसने, यहाँ पर उसने इसको एम्प्टी छोड़ दिया, खाली छोड़ दिया। और नंबर 3 पे उसने काम क्या किया कि ये जो सर्कल है ये खाली था, इसको उसने फिल कर दिया। तो बहुत सारी इसमें चेंजिंग हो रही है। नंबर 1 चेंजिंग क्या हो रही है, इसको उसने बड़ा करके लिखा, ठीक है। नंबर 2, इस मुसलस को उठा के उसने इसके अंदर लिखा ट्रायंगल को और उलट करके रख दिया, जैसे कि वो वहाँ पर शेप नज़र आ रही है, ठीक है। नंबर 3 ये हुआ कि इसका एरिया ये फिल था, उसने उसको खाली कर दिया और जो खाली था उसको फिल कर दिया। सिंपल सी बात है, कोई मसला नहीं, हम इसको भी हल कर लेंगे। अब हम सेम टू सेम काम करेंगे, ठीक है। सेम टू सेम काम क्या होगा, ये हम क्या करेंगे, इसको उठा के हम बड़ा करेंगे, क्योंकि बाहर वाले हिस्से को उसने क्या किया था, बड़ा किया था। तो मतलब हमारे पास पिक्चर कुछ इस टाइप की हो जाएगी, ठीक है, ये हमारे पास बड़ा हो जाएगा। बड़ा होने के बाद हम इसको उठा के लेकिन उलट करके रखेंगे, क्योंकि ये अब है कुछ इस तरह से, इसका एरिया बड़ा है और ये कुछ छोटा एरिया है, तो हम इसको उलट घुमाएंगे तो कुछ इस तरह की शेप बन जाएगी, ठीक है। ये देख सकते हैं, ये उलट हो गया है। बस यही लॉजिक हमने यहाँ पर लगाना है, कोई मुश्किल नहीं है, ये हमारा आंसर रहेगा। यही हमारे पास पिक्चर बनने वाली है। नंबर 1 पर काम किया क्या उसने, इसको बड़ा करके जूम आउट करके लिखा था और यहाँ पर उसने इसको इसके अंदर एंट्री कर दी थी। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7। ये वाली पिक्चर इस तरह से बन गई है, वो पूछ रहा है कि ये वाली पिक्चर कैसे बनेगी। अब हम ज़रा गौर से देखते हैं, ये कुछ पिक्चर इस तरह से थी, अब वो कुछ इस तरह से बन गई है। इसमें टोटल कितने खाने हैं, 1 2 3 4 5 6 खाने हैं, ठीक है। एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है और एक ये है। अब हम देखते हैं कि इसने इसको कैसे बनाया। अब इसकी ज़रा आपने कलर पहचान करनी है, डिज़ाइन पहचान करना है, ठीक है। ये डिज़ाइन जो आपको नज़र आ रहा है ये नीचे वाला, तो इसने क्या कर दिया, इसको ऊपर लिख दिया है, ऊपर कर दिया, बड़ा करके रख दिया, ठीक है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट जो डिज़ाइन आपको नजर आया, ये लकीरों वाला, ऐसे लकीरों वाला, तो उसने क्या किया, उसके नीचे इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है, ये यहाँ पर उसने रख दिया। उसके बाद देखते हैं क्या कर रहा है, फिर उसने क्या किया, इस डिज़ाइन को उठाया, ये भी लकीर वाला डिज़ाइन था, उसको यहाँ पर लिख दिया, ठीक है जी। उसके बाद उसने इस डिज़ाइन को उठाया, ये यहाँ पर इसने एंट्री कर दी। इस डिज़ाइन को उठाया, जालीदार नुमा जो डिज़ाइन है, इसको यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। और इसको उठाया उसने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर उसने एंटर कर दिया है। अब क्या समझ आई आपको बात मेरी, वो क्या कर रहा है, उलट जो है ना डिज़ाइन उठा रहा है, इसको उठाता है, फिर इसको उठाता है, फिर इसको उठाता है, फिर इसको उठाता है, इसको उठाता है, इसको उठाता है, फिर इसको तरतीब में लेता है। हम भी क्या करेंगे, उलट डिज़ाइन उठाएंगे। पहले हम ये वाला ढूंढेंगे कहाँ पर है, फिर हम ये वाला ढूंढेंगे, फिर हम ये वाला ढूंढेंगे और ये वाला, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। अब देख लो कौन कौन सा है यहाँ पर। इस तरह का डिज़ाइन आपको ऊपर पर कहाँ इसमें नज़र आ रहा है, ठीक है। लेकिन जो उसका दूसरा नंबर डिज़ाइन है वो ऐसा नहीं है, ये भी नहीं करना, ठीक है, ये गलत है। ये देख लो, इसको देखो, ये पहला डिज़ाइन इसके साथ मैच हो रहा है, ठीक है। दूसरा डिज़ाइन इसके साथ मैच हो रहा है और तीसरा ये है तो ये भी मैच हो रहा है। चौथा ये भी मैच हो रहा है और ये भी इसके साथ मैच हो रहा है और ये भी इसके साथ मैच हो रहा है। तो मतलब यही हमारा आंसर है। इसी तरह से आपने तरतीब लिखेंगे है, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 8 ये है जी, ये वाला पिक्चर ऐसे बन गई है, ये वाली पिक्चर आप कैसे बनेगी। सिंपल सा सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है। उसने यहाँ पर क्या किया आपके साथ, कुछ इस तरह से किया है कि ये जो हमारे पास मुरब्बे हैं, स्क्वायर्स हैं, उनकी डबल शेप बना दी है। देखो ना, ये एक शेप ये बन गई है और ये आप ज़रा यहाँ पर एक शेप ये बन गई है, एक और शेप बना दी, ठीक है। तो डबल शेप यहाँ पर बन गई है। डबल शेप बनने के साथ साथ और काम क्या हुआ है, यहाँ पर उसने लाइन्स लगा दी हैं इस तरह से, 2 लाइनें ऐसे लगा दी और 2 लाइनें ऐसे लगा दी। अब क्या क्या इजाफा हुआ है यहाँ पर, कुछ इस तरह से लाइन्स बन गई हैं, एक लाइन ऐसे बनी और एक लाइन ऐसे लगा दी, ठीक है। एक काम उसने ये किया, दूसरा इस शेप को डबल कर दिया है, ठीक है ना। जैसे कि ये एक स्क्वायर की शेप थी ना, तो उसके अंदर उसने एक और एंटर कर दिया, तो सिंपल हो जाएगा हमारे पास सवाल, कोई मुश्किल नहीं है। हम क्या करेंगे, इस शेप को क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा उसने एक और काम भी किया है, ये जो हमारे पास जुड़े हुए थे ना सवाल, ये जो हमारे पास स्क्वायर्स थी ये जुड़ी हुई थी, ठीक है, आपस में जुड़ी हुई हैं, लेकिन उसने यहाँ पर इसको अलहदा कर दिया। यहाँ से देखो ना, अलहदा हुई पड़ी है इनसे, ठीक है। तो अलहदा कर दिया यहाँ पर। हम भी क्या करेंगे, इनको अलहदा कर देंगे, लेकिन इनको हम डबल कर देंगे, ठीक है। डबल करने के साथ साथ हम इनके जो लाइन्स हैं वो भी बढ़ा देंगे। अब देखो गौर से ज़रा, यहाँ पर आपको जो नज़र आ रहा है ये वाला अपना ऑप्शंस, जिसमें हमारे पास ये अलहदा भी हुई पड़ी हैं और ये डबल भी हुई पड़ी हैं। पहली शेप ये है, दूसरी ये है, ठीक है। पहली ये है, दूसरी ये है, पहली ये है, दूसरी ये है, पहली ये है, दूसरी ये है। तो यही हमारा आंसर रहेगा। और इसमें जो है ना, उन्होंने 2 लकीरें में डाल दी हैं ऐसे, जैसा कि उसने में डाली थी, ऐसे ही सेम टू सेम। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, ए रहेगा। अगला है जी ये वाला, ये पिक्चर ऐसे बन गई है और ये वाली पिक्चर बताएं कैसे बनेगी। इसको देख लेते हैं ज़रा। अब ये पिक्चर ऐसे बनी है, ठीक है, इस तरह की बन गई। अब ये कैसे बन गई, यहाँ पर आप गौर से देखें, ये पिक्चर इस तरह से थी, उसने यहाँ पर लिख दिया, उसने इसको क्या कर दिया है, यहाँ पर छोटा कर दिया है। और ये जो था, इसने इसकी जो मुसलसे हैं, ये जो ट्राइंगल है, इसको ख़त्म कर दिया। ट्राइंगल ख़त्म करने के बाद उसने लाइंस तो यहाँ पर लिख दी और उसकी जगह पर इसने इसको उठा के 4 जगह पर लिख दिया। कोई मुश्किल काम नहीं हुआ। यहाँ पर दोबारा गौर से देखो, उसने क्या किया, यहाँ पर ये जो पिक्चर थी इसको उसने वैसे का वैसा ही रखा और इस पिक्चर में से क्या किया, उसने लाइंस उठा ली जस्ट, ठीक है, इनको उसने कैंसिल कर दिया, ठीक है। और फिर क्या किया, ये जो हमारे पास बचा हुआ था, इसने इसको इसकी साइड पर रख दिया, ऐसे स्क्वायर्स को क्या कर दिया, ऐसे साइड पर रख दिया। तो हमारे पास पिक्चर ये कुछ इस तरह से बन गई। अब क्या मतलब समझ आया आपको मेरा, आपने भी सेम टू सेम वैसा ही करना है। इसकी आपने लाइंस उठानी है, जस्ट इसको कैंसिल कर देना है, ठीक है। इसको आपने लिख देना है इसके अंदर और इसके साइड पर क्या रख देना है, ये वाला सर्कल रख देना है जो कि इसमें अवेलेबल है। तो यही हमने अब आंसर ढूंढना है। तो ये हमारे पास रहेगा ये वाला, ठीक है। पहला ही बनता है कि उसकी लाइंस हम उठा लेंगे और ये सर्कल को हम इसके इधर लिख देंगे जैसा कि उसने लिखा हुआ था। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 10। ये सवाल दोबारा से रिपीट हो गया है, 2 बार लिखा गया, तो आप इसको देख लेना बाद में। ये क्वेश्चन देखो ज़रा गौर से, वो कह रहा है कि ये पिक्चर ऐसे बन गई है, तो बताओ ये वाली पिक्चर कैसे बनेगी। अब ये पिक्चर ऐसे कैसे बनी है, उसने क्या किया, यहाँ पर आपके साथ कुछ भी नहीं किया। यहाँ पर उसने लाइंस लगाई हुई थी, देखो ना, यहाँ पर लाइंस लगी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पर वो लाइंस गायब हो चुकी हैं, लाइंस यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो आप भी क्या करेगा, वहाँ पर आपने जस्ट ये जो लाइंस है ना, इनको ख़त्म कर देना है। जो पिक्चर आपके पास बचेगी वही आपका आंसर रहेगी। आप गौर से देख लो कौन सी पिक्चर आपको नज़र आती है, ये वाली नज़र आती है, ठीक है। देखो ये वाली, ठीक है। इसकी आप मुसलसल देख लिया करो किस शेप की बनी हुई है। देखो इसकी मुसलस कुछ इस शेप की ही बनी हुई है। तो लाइंस यहाँ पर गायब हो चुकी हैं, तो हमारा आंसर यही वाला रहेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखो जी, ये है स्टेट द सीरियल नंबर ऑफ द फिगर विच फिल्स द ब्लैंक स्पेस इन द प्रॉब्लम फिगर। इस तरह के सवाल भी आएंगे जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि सीरियल नंबर को एंटर करो। सीरियल नंबर कोई सीरियल नंबर नहीं है, वो भी वही वाला लॉजिक है। यहाँ पर भी सिंपल आपने देखना है कि पहली पिक्चर से दूसरी पिक्चर कैसे बन रही है, दूसरी से तीसरी कैसे बन रही है, फिर हमने वही लॉजिक लगा के तीसरी से 4th पिक्चर बनानी होगी। बहुत ही आसान होता है ये भी। यहाँ पे आप गौर से देखो, ये पिक्चर से वो कह रहा है ऐसी बन गई है। अब ये इसमें क्या डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है, डिफरेंस ये नज़र आ रहा है कि ये जो थे ना, ये यहाँ पर ये फिल था। नेक्स्ट पिक्चर में क्या हुआ, ये यहाँ पर खाली हो गया, लेकिन इसके सामने वाला एरिया था वो फिल हो गया, ये वाला एरिया फिल हो गया नेक्स्ट पिक्चर के अंदर। तो मतलब क्या, उसके सामने वाला एरिया यहाँ पर फिल हो रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पर भी सेम टू सेम लॉजिक लाएंगे। आप देखो यहाँ पर ये वाला एरिया फिल है, तो हम नेक्स्ट पिक्चर में क्या करेंगे, इसके सामने वाले एरिया को फिल कर देंगे ऐसे और इसको हम खाली कर देंगे। सिंपल सी बात है, इसको हम फिल कर देंगे। क्यों, क्योंकि
उसके सामने वाला एरिया उसने फिल किया था, ये जो फिल हुआ था, ठीक है। तो हम भी क्या करेंगे, इसके सामने वाले एरिया को क्या कर देंगे, फिल कर देंगे, जो इसके अपोजिट में होगा। तो ये आपने देख लो कहाँ पर होगा, ये आपको सी पर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो सीरियल नंबर सी जो है हमारा सही आंसर रहेगा, यही हमारा ऑप्शन रहेगा, इसके सामने वाला एरिया फिल हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं जी, ये पिक्चर, उसके बाद ये पिक्चर बन गई, फिर ये बन गई, बताओ आगे क्या होगा। प्रॉब्लम फिगर इसे हम कहते हैं, ठीक है। इसमें फिगर में प्रॉब्लम होती है कोई ना कोई। तो प्रॉब्लम देख रहे थे क्या है, ये पिक्चर थी ना, अब ये यहाँ से पिक्चर बन गई इस तरह की, मतलब उसमें उसने उसने यहाँ पर क्या चेंजिंग की है, जस्ट ये एक नई चीज़ यहाँ पर लगा दी है, ठीक है। अगर इसमें ये ऐसे लगा दूँ तो ये इस तरह की पिक्चर बन जाती है। उसके बाद यहाँ से पिक्चर फिर अब जो है ना, अब हम क्या करेंगे, सेम टू सेम काम करेंगे। जब उस पिक्चर को उसने ऐसे बनाया तो मतलब है हम भी इसको ऐसे बनाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम पार्टीशन लाइन लगा देंगे, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। तो देखो कौन सा है, ये है बी। लॉजिक सेम टू सेम लगाओ, यहाँ पे जो लॉजिक वो यहाँ पर लगा रहा है, हम भी अपनी पिक्चर के साथ लॉजिक लगा के अपने अगली पिक्चर फाइंड कर लेंगे। तो इसने यहाँ पे लाइन का इजाफा किया था, हमने भी एक लाइन का इजाफा किया, यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जी, प्रॉब्लम फिगर, ये इसको आपने सॉल्व करना है। अब यहाँ पे ज़रा गौर से देखो, ये हमारी पहली पिक्चर है, इससे बन गई है सेकंड पिक्चर। ये सेकंड पिक्चर कैसे बनी है, उसने पूरी पिक्चर तो ये वाली उठाई है, लेकिन साथ में इजाफा कर दिया इस एक सर्कल का। देखो पूरी पिक्चर तो यही बनती है ना हमारी, अगर मैं इसके ऊपर हाथ रखूँ, देखो ज़रा पिक्चर एक ही बन नज़र आ रही है ना आपको ये। अब ये एक्स्ट्रा कैसे बन गया, उसने एक सर्कल का यहाँ पे इजाफा किया है, ठीक है। तो हम भी क्या करेंगे, जो उसका ये वाला पोर्शन है इसको हमने ऐसी बनानी थी, हम क्या करेंगे, इसके साथ इस तरह का एक इजाफा करेंगे। सर्कल नहीं करना, आप जो पिक्चर आपके पास अवेलेबल हो वही करना है, ठीक है। तो हम भी यहाँ पर क्या करेंगे, एक अपना जो ट्राइंगल है उसका हम यहाँ पर इजाफा कर देंगे, ठीक है। तो अब देख लो यहाँ पर ये कहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ये आपको जो ऑप्शन नज़र आ रहा है बी ऑप्शन, ये हमारा क्या रहेगा, सही रहेगा, क्योंकि इसमें हमने एक ट्रायंगल का इजाफा किया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रॉब्लम फिगर, ये वाली और ये वाली। वो कहता है कि ये इससे ऐसे बन गई, ये वाली कैसे बनेगी। अब यहाँ पे देखो क्या चेंजिंग आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे चेंजिंग ज़रा चेक करो क्या नज़र आ रही है, ये है ना। अब ये इस तरह से है, यहाँ पर एक सर्कल है, यहाँ पर एक सर्कल है। अब यहाँ पर क्या चेंजिंग आपको नजर आई है, उसने लाइन तो वैसे की वैसी रखी है, लेकिन इनको मूव कर दिया है। उसने इसको उठा के यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है, और इसको उठा के यहाँ पर लिख दिया है। इसमें सिर्फ ये चेंजिंग हुई है। क्या मतलब, जो जो सर्कल यहाँ पर था वो यहाँ पर आ चुका है, अब जो यहाँ पर था वो यहाँ पर आ चुका है। तो हम भी क्या करेंगे, इसकी लाइन तो वैसे के रखे रहने देंगे, इन सर्कल की लोकेशन को चेंज कर देंगे। ये वाला सर्कल यहाँ पर आ जाएगा अगली पिक्चर के अंदर, और ये वाला इसके अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट पिक्चर हमारी क्या हो जाएगी, कुछ इस तरह से हो जाएगी, ये वाला सर्कल इधर आ जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा। तो सर्कल की लोकेशन हमने चेंज कर देनी है, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर बी आपको नज़र आ रहा है, ये हमारी आंसर फिगर रहेगी, प्रॉब्लम फिगर। उसके बाद है जी नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो 2 डॉट से बन गई है एक डॉट वाली पिक्चर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आपको चेंजिंग नज़र आ रही है, यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ पर 2 उसने धब्बे दिए हुए थे ऐसे गोल दरे, ठीक है, और यहाँ पर एक स्पॉट आ गया है, ठीक है। तो एक स्पॉट मतलब क्या हुआ है, कम हुआ है, यहाँ पर आपको ये चीज़ नज़र आ रही है। अब हम भी क्या करेंगे, यहाँ से एक स्पॉट को कम कर देंगे, बस ये 3 है ना, तो 3 में से एक को हम कैंसिल कर देंगे, 2 जो हमारे पास आंसर बचेगा वही आंसर रहेगा। तो ये वाला आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो आपको नज़र आ रहा है। लॉजिक क्या था, एक स्पॉट कम हुआ है, तो हम वहाँ पर एक स्पॉट जो एक दबा है वो कम कर देंगे। प्रॉब्लम फिगर ये वाले, अब यहाँ पर देखो, ये कहता है कि शेप इस तरह से हो गई है और इस तरह से हो गई है। इस तरह की शेप जो होती हैं इसको आपने देखना है कि ये मूव कर रही है। जब ये पिक्चर मूव कर रही हो ना, तो इसको हल करने का तरीका ये होता है कि आप 2 तरह की मूविंग याद रखो, एक होती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और दूसरी होती है क्लॉकवाइज मूविंग, ठीक है। क्लॉकवाइज मूविंग का मतलब क्या है, जैसे हमारी घड़ी चलती है, घड़ी की सुइयाँ चलती हैं, वो हमारी क्या होती है, क्लॉकवाइज होती है, ऐसे चलती है हमारी घड़ी की सुइयाँ, ऐसे चलती है ना। यहाँ से 12 लिखा हुआ होता है हमारा, फिर यहाँ से हमारा 1 बजता है, फिर 2 बजते हैं, 3 बजते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारी घड़ी की सुइयाँ ऐसे चलती हैं, पूरा घंटा हो जाता है। ये हमारी क्या होती है, क्लॉकवाइज। दूसरी होती है हमारी एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के उलट सीमत में चलती है। जैसे घड़ी की सुइयाँ चलती हैं ना, घड़ी की सुइयाँ, ये फॉर एग्जांपल एक घड़ी है, ठीक है, तो सुइयाँ हमारी ऐसे चलती है, लेकिन डायरेक्शन जो है हमारी कुछ इस तरह से चलेगी, ठीक है। तो ये हमारी, अगर हमारी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रही है वो आपने दिमाग में रखनी है, अगर क्लॉकवाइज हो रही है तो वो आपने दिमाग में रखनी है। उसी हिसाब से आप अपनी फिगर का अंदाज़ा लगा पाएंगे कि हमने अगली पोजीशन कौन सी देनी है। देखो ज़रा गौर से,
ये पिक्चर को उसने घुमाया, इस तरह से घुमाया, कुछ इस तरह से रख दिया, ठीक है। फिर इसने घुमाया, कुछ इस तरह से रख दिया। अब ये क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है। देखो यहाँ से ये पिक्चर थी ना, उसने इसको इस तरह से लेके आया, ठीक है। फिर उसको उसने घुमा के ऐसे कर दिया। तो हम भी क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ही। अब ये नंबर्स घड़ी के मुखालिफ सिंध में चल रहे हैं, ठीक है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज क्या है, मूवमेंट हो रही है। तो ये ऐसे बना, ये ऐसे बना। अब ये कैसे होगा, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाएंगे हम इसको। एंटी क्लॉकवाइज जब घुमाएंगे तो हमारे पास फिगर कुछ इस टाइप की जाके बनेगी, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन जाएगी, पिक्चर बन जाएगी। कोई मुश्किल नहीं है, दो मूविंग याद रखनी है। क्या ये हमारी घड़ी की सिमत में चल रही है, अगर सिमत में मूविंग हो रही होती तो हम इसको ऐसे घुमा देते, इस तरफ घुमाते। लेकिन अब ये क्यों हो रही है, सिमत में नहीं है बल्कि एंटी क्लॉकवाइज है, तो हम भी क्या करेंगे, उसको एंटी क्लॉकवाइज ही ऐसे ही घुमाएंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम फिगर हमारे पास यहाँ पर नज़र आ रही है आपको। ये पिक्चर ऐसे बन गई है, तो ये कैसे बनेगी। अब इसने यहाँ पे क्या चेंजिंग की है, उसने लाइंस तो वैसे के वैसे रखी है, लेकिन इस एरो को चेंज कर दिया है कुछ इस चीज़ों के साथ, ठीक है। देखो ना, इस तरह का साइन उसने ऐड किया है, कुछ इस टाइप का, ये वाला साइन एरो की जगह पे ये वाला साइन ऐड कर रहा है। तो यहाँ पर अगली पिक्चर कैसे बनेगी, अगली पिक्चर में उसने ये वाला साइन दिया हुआ है। तो मतलब क्या है कि एरो का साइन जो है इस साइन के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे एरो का साइन लिखेंगे, क्योंकि वो इसको रिप्लेस करता है एरो के साथ, एरो को रिप्लेस करता है इसके साथ। तो हम भी क्या करेंगे, हमारे पास ये एरो रहेगा सिर्फ इसकी जगह पे। तो ये हमारा आंसर बी रहेगा। प्रॉब्लम फिगर है जी नेक्स्ट, ये वाले, इसको देख लेते हैं ज़रा। इसका भी सेम टू सेम मसला है। क्या मसला है इसका, ये सिर्फ उलट हो रहा है। देखो ये अपना, इसमें सर्कल जो है ऊपर की तरफ है और ये नीचे की तरफ है। अब इसमें क्या हो गया, ये जो लाइन है ये ऊपर की तरफ है और सर्कल क्या है, नीचे की तरफ है। ये उसने क्या कर दिया, उलट कर दिया, ठीक है। तो हम भी क्या करेंगे, इस पिक्चर को उलट कर देंगे। इसका पिक्चर का उलट क्या होगा, लाइन नीचे की तरफ हो जाएगी और ये जो स्क्वायर है ये ऊपर की तरफ हो जाएगा। तो इस तरह की पिक्चर ढूंढ लो जो कि आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। ऑप्शन नंबर बी पे यही आपका आंसर रहेगा। ये हैं कुछ पैटर्न्स मिस होते हैं, ठीक है। पैटर्न्स अगर मिस हो तब भी आप देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, कुछ जो लाइंस होती हैं, कुछ जो पिक्चर होती हैं वो स्किप कर ली जाती हैं। इसमें पैटर्न वाली इसे हम कहते हैं, पैटर्न्स इसमें क्या होते हैं, मिस हो जाते हैं, उसमें से कुछ चीज़ उठा ली जाती है। अब वो कह रहे हैं कि बताओ इसका जो दरम्यान वाला हिस्सा जो मिस है, यहाँ पर कौन सी पिक्चर यहाँ पर एडजस्ट होगी, ठीक है। तो कौन सी पिक्चर एडजस्ट होगी, देखो गौर से। ये क्या कर रहा है, बेसिकली एक इस तरह से पिक्चर लगाता है और साथ में इस तरह से एक ये लगा देता है, ठीक है। इसको फिल कर देता है, ठीक है। एक तो हमारी ये हो जाएगी, दूसरी हमारी यहाँ पर ये हो जाएगी ऐसी। तो इस तरह की पिक्चर, ठीक है। और ये भी एरिया हमारा खाली है तो हम यहाँ पर भी वही लगाएंगे। तो हमारी पिक्चर क्या बनने वाली है अब, इस तरह से तीन तरह की, ठीक है। तो देख लो ज़रा गौर से, ये वाली जो आपको नज़र आ रही है ऑप्शन नंबर ए पर, यही वो वाला जो है ना, अगर हम इसको यहाँ पर लिखें तो यहाँ इसको ये पूरे पैटर्न को कंप्लीट कर देती है, उसको रिप्लेस कर देती है और पिक्चर हमारी कंप्लीट हो जाती है। ये होते हैं हमारे पैटर्न वाले सवालात। चलो जी ठीक है, ये सवाल हमारे यहाँ पर पूरे हो चुके हैं। ये मैंने आपको तकरीबन 40 से 50 MCQs करवाई, आपको गाइड किया कि आपके जो टेस्ट हैं वो किस तरह से होंगे। आपके जो इंग्लिश का पेपर होता है वो आपकी ग्रामर पर मुश्तमिल होता है, जो मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, जिसमें आपके ग्रामर का पोर्शन होगा, जिसमें सिनोनिम, एंटोनिम्स वगैरह, एक्टिव पैसिव वॉइस वगैरह होंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट होंगे, प्रीपोजिशंस वगैरह होंगी, पार्ट ऑफ स्पीच वगैरह के सवालात भी उसमें आते हैं। उसके बाद फिज़िक्स आपके तकरीबन 10th में से आएगी, 9th के सवाल भी आ जाते हैं, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। बुक आपको चाहिए होगी भेज दूँगा। और इस तरह से आपकी जो बायोलॉजी है वो भी ज़्यादातर 10th के सवाल आते हैं और 9th में से भी कुछ ना कुछ सवाल आ जाते हैं। तो ये तैयारी आपने अब खुद से करनी है, वो आप पर डिपेंड करता है। अगर आप खुद से तैयारी करते हैं तो आपको मैं बुक भेज दूंगा और आप हमारी वेबसाइट से क्विज़ वगैरह देख लेना, वहाँ से आप खुद से तैयारी कर लेना। अगर आप हमारी क्लास लेना चाहते हैं जिसकी फ़ीस बहुत ही कम है, आप व्हाट्सएप पर आ जाइए, वहाँ पर आके पूछिए मुझसे। तो इस टॉपिक से रिलेटेड या आपके किसी और भी जॉब से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, आपके दिमाग में कोई डाउट हो, कोई चीज़ आपने पूछनी हो, तो वो आप आकर मुझसे वहाँ पर पूछ सकते हैं। मैं आपको फ्री में सब कुछ गाइड करूँगा। और PDF अगर आपको चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर भी मांग सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।